एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पार्ट 1 की शुरुआत में कोर्ट दिखाया जाता है जहां केस की सुनवाई चल रही थी और एक ओल्ड लेडी अपना स्टेटमेंट दे रही थी कि उसने रूम के अंदर कुछ लोगों के आर्ग्यूमेंट की आवाज सुनी थी। फिर बाद में उसने गन शॉट्स की भी आवाज सुनी। इसके बाद रूम से एक लेडी बाहर आई जिसके हाथ में एक गन था। वो उस गन को छुपाने की कोशिश कर रही थी। वो लेडी उस लेडी की तरफ इशारा करते हुए कहती है वो यही थी जो यहाँ कोर्ट में बैठी हुई है। तभी हमें एक पर्सन दिखाया जाता है जो पेन से कुछ ड्रॉ कर रहा था। विक्टिम का लॉयर जज से कहता है कि मैं विटनेस से कुछ और नहीं पूछना चाहता। तो जज दूसरे पक्ष के लॉयर को विटनेस से क्वेश्चन करने को कहते हैं। ये लॉयर कोई और नहीं हमारा फर्स्ट कैरेक्टर है जिसका नाम है चान, जो कि बहुत ही रूथलेस और क्लेवर है और इसका नेचर फ्लर्टी टाइप का है जिसकी लाइफ में पैसे से बढ़कर और कोई चीज नहीं है। चान कहता है क्वेश्चन पूछने से पहले वो कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करना चाहता है। जज इसके लिए ऑलो कर देते हैं। चान उस विटनेस को एक पेपर दिखाता है और कहता है इस पर आपको क्या दिखाई देता है। उस ओल्ड लेडी की आई साइट में कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से उसे ठीक से दिखाई नहीं देता था। वो अपने ग्लासेस को वेयर करती है, फिर उस पेपर को देखने की कोशिश करती है पर फिर भी उस पिक्चर को नहीं देख पाती है। उसे सब कुछ ब्लर दिखाई दे रहा था। फिर वो उस पिक्चर को देखकर अलग अलग एनिमल्स के नाम को गैस करने लगती है जिसे देखकर चान स्माइल करता है और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें उसके मैनेजर विक ने उस लेडी के ग्लासेस को अपने ग्लासेस से चेंज कर दिया था जिसकी वजह से उस लेडी को सब कुछ ब्लर दिखाई दे रहा था। चान फिर इस पेपर को जज को दिखाता है जिसमें एक टेडी की ड्राइंग बनी हुई थी और जो पर्सन इस पिक्चर को ड्रॉ कर रहा था वो चान ही था जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। चान कहता है आपने ग्लासेस वेयर किए हैं फिर भी आप गलत आंसर दे रही हैं। तो क्या ये पॉसिबल नहीं हो सकता है कि उस दिन भी आपने यही ग्लासेस वेयर किए थे और जिस लेडी को आपने देखा था वो डिफेंडेंट थी या नहीं और यहाँ रूम में बैठी हुई है। वो ओल्ड लेडी कहती है पर मैंने देखा था वो यही थी। तभी अचानक एक लड़का कहता है तुमने मेरे भाई को मारा है, तुम एक मर्डरर हो। ऐसा कहकर वो उस लेडी के पास जाने की कोशिश करता है पर वहाँ खड़े गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं और रूम से बाहर ले जाते हैं। चान उस लेडी की तरफ देखकर स्माइल करता है जो उसकी क्लाइंट थी। कोर्ट के टाइम खत्म होने के बाद चान किसी से फोन पर मैंडरिन में बात कर रहा था। देन वो एक बैग लेकर जा रहा था जो पैसों से भरा हुआ था और अपने मैनेजर से कहता है कि वो उसे आकर पिक कर ले। तभी वहाँ विक्टिम का भाई आ जाता है। वो उससे कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से वो लेडी बच गई जिसने मेरे भाई को मारा था। चान कहता है अगर मैं अपने क्लाइंट की हेल्प नहीं करूँगा तो और कौन करेगा। इसमें तुम्हारे भाई की ही गलती थी जो अपने मदर के एज वाली लेडी के साथ डेट कर रहा था और उसने उससे 10 मिलियन बात मांगे थे। इसके बाद उसे चीट करने लगा जिसकी वजह से ही वो मारा गया। विक्टिम का भाई कहता है तुम एक मनी फेसेड हो और सेमलेस हो। तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारी कैसी परवरिश की है जो तुम इस तरह के सेल्फिश लॉयर हो। ये सुनकर चांद को बुरा लगता है। वो कहता है तुम जानते हो ये दुनिया भी मेरी तरह ही है। अगर तुम्हें नाराज होना ही है तो इस दुनिया पर हो, मुझ पर नहीं तो जो पैसे तुम्हारे ब्रदर को मिले हैं उससे मेरी फीस भर दो और मुझे एज अ लॉयर हायर कर लो। मैं उस लेडी को फिर से जेल में भिजवा दूंगा। ये सुनने के बाद विक्टिम का भाई हंसने लगता है और कहता है पहले मैं तुम्हें मारूंगा फिर उस लेडी की बारी है। चैन उसे बैग से मारता है और वहाँ से भाग जाता है और हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है लेकिन भागते वक्त वो गिर जाता है और विक्टिम का भाई उस पर गन शॉट चलाने लगता है लेकिन चैन लकी था जो उसे एक भी गोली नहीं लगती है। तभी वहाँ हमारे सेकंड कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम है तिन और वह एक ताइक्वांडो टीचर है। तिन उसे बचा लेता है और कहता है तुम ठीक हो और यहीं पर ये दोनों पहली बार एक दूसरे से मिलते हैं। इसके बाद वहाँ पुलिस आती है और उस विक्टिम के ब्रदर को वहाँ से पकड़कर ले जाती है। जब वो उसे पकड़कर ले जा रही थी तो वो तिन से कहता है तुमने इसे क्यों बचाया, ये मरना डिजर्व करता है। फिर चांद का मैन विट उसे सॉरी कहता है और उसे बताता है कि कार किसी ने सामने से ब्लॉक कर दी थी जिसकी वजह से उसे आने में देरी हो गई। चांद कहता है कोई बात नहीं। वो तिन के पास जाता है और उसे उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू कहता है और उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो। तिन कहता है मैं ठीक हूँ पर लगता है उसका एक हाथ टूट गया है। चांद कहता है क्या मैं तुम्हें मेरी जान बचाने के बदले फूड की ट्रीट दे सकता हूँ। अगर तुम्हें लेट हो रहा है और अगर तुम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो तो हम किसी दूसरे दिन जा सकते हैं। फिर उसका नंबर मांगता है। तिन उसे अपना नंबर देने ही वाला था लेकिन तभी उसे उसके नेफ्यू तोनखाओ का कॉल आता है। वो उसे बताती है कि ग्रैंडमा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ये सुनने के बाद तिन वहाँ से तुरंत चला जाता है और जब वो वापस आता है तो देखता है उसकी ग्रैंडमा फ्लोर पर लेटी हुई थी। वो उन्हें उठाने की कोशिश करता है लेकिन तभी रूम से सभी बाहर आते हैं और उसे हैप्पी बर्थडे विश करने लगते हैं और उसके लिए केक लेकर आए थे। बट तिन बहुत सीरियस लग रहा था तो सभी चुप हो जाते हैं। तिन समझ जाता है कि तोनखाओ ने उससे झूठ कहा था। वो तोनखाओ से
कहता है तुमने ऐसा क्यों किया और आप लोगों ने भी इसमें इसका साथ दिया। ग्रैंडमा आपने भी। तुम्हें पता है ये कितना डेंजरस है। मुझे ऑलमोस्ट हार्ट अटैक ही आ गया था। ऐसा कुछ होता तो तुम लोग क्या करते। तिन को इतना नाराज देखकर सभी के फेस से हंसी गायब हो गई थी। तभी अचानक तिन हंसने लगता है और कहता है मैंने भी तुम लोगों के साथ मजाक किया। तोनखाओ कहती है अंकल तिन मैं तो सरप्राइज हो गई थी। तिन कहता है फिर तुमने मेरे साथ पहले मजाक क्यों किया। इसके बाद कहता है मैं अब तुम्हें एक सच बताता हूँ, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बहुत डेंजरस है। अभी हम सब एक साथ हैं, लेकिन अगर हम में से किसी का कुछ हो गया तब तुम क्या करोगी। उस टाइम तुम पर कोई विश्वास नहीं करेगा, इसलिए आगे से ऐसा मत करना। तोनखाओ कहती है ठीक है अंकल। तिन फिर कैंडल्स ब्लो करता है और उसकी ग्रैंडमा उसे विश करती है। तोनखाओ कहती है आपको जल्दी से एक प्रिटी सी गर्लफ्रेंड मिल जाए। देन इसके बाद सभी केक खाते हैं और एक साथ डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद तोनखाओ डिशेस वॉश कर रही थी तो तिन उसके पास जाता है और कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। तोनखाओ कहती है नहीं, आज आपका बर्थडे है ना, अब तो रोज ही डिशेस वॉश करते हो, आज मैं कर देती हूँ। लेकिन तिन उसे मना कर देता है, खुद ही डिशेस वॉश करने लग जाता है। तोनखाओ कहती है थैंक यू। तिन कहता है थैंक यू तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए जो तुम सभी ने मिलकर मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया। तोनखाओ कहती है थैंक यू फॉर एवरीथिंग अंकल। मैं जानती हूँ आपने मेरी शुरू से बहुत देखभाल की है। मुझे पता है मॉम डैड के जाने के बाद आपने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और मेरी देखभाल करने में लग गए। तिन कहता है लगता है आजकल तुम कुछ ज्यादा ही सोचने लगी हो, जिसकी वजह से मुझे तुम्हारी चिंता होने लगी है। तुम बहुत जल्दी बड़ी हो रही हो। तोनखाओ कहती है अब आपको अपना स्पेशल वन ढूंढ लेना चाहिए ताकि अब से वो आपका ध्यान रखा करे। क्या आपको कोई मिला। ये सुनकर तिन मुस्कुराने लगता है तो तोनखाओ कहती है इसका मतलब पक्का आपको कोई मिल गया है। उसका नाम क्या है, क्या मैं उसे जानती हूँ। तिन कहता है मुझे नहीं पता, जब तुमने मुझे ग्रैंडमा के बारे में बताया तो मैं तुरंत यहाँ आ गया। मुझे उसका नाम और नंबर पूछने का टाइम ही नहीं मिला। अगली सुबह वो अपनी ताइक्वांडो क्लास में होता है और बच्चों को ताइक्वांडो सिखा रहा था। तभी वहाँ तोनखाओ आती है और वो क्लास खत्म होने तक अपना होमवर्क करने लग जाती है। क्लास खत्म होने के बाद तिन उसके पास आता है। वो थोड़ा स्लीपी लग रहा था। तोनखाओ उसे देखकर कहती है अंकल क्या आपको नींद आ रही है, अभी तो रात भी नहीं हुई है। तिन कहता है लगता है कल रात मैंने कुछ ज्यादा ही बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया। उसके बाद कहता है मैं चेंज करके आता हूँ, फिर हम दोनों एक साथ घर चलेंगे। नेक्स्ट सीन में वो दोनों घर पहुँचते हैं। तोनखाओ तिन को बताती है कि आंट और ग्रैंडमा दोनों ही ऑफरिंग सेरेमनी के लिए गई हुई है और वो दोनों देर रात को वापस आएंगी, तो आप चेंज कर लीजिए और शावर लेकर आराम कीजिए। तिन कहता है नहीं, मुझे ग्रैंडमा का कुछ सामान लेकर आना है जिसकी लिस्ट उन्होंने मुझे दी थी। फिर वो उस लिस्ट को रीड करने लग जाता है, लेकिन अचानक उसे नींद आ जाती है और वो सो जाता है। तोनखाओ आती है तो देखती है वो सो गया था, तो वो उसे ब्लैंकेट उड़ा देती है और वो लिस्ट लेकर खुद ही सामान लेने चली जाती है। जब वो सामान लेने जा रही थी तभी उसे उसकी आंट मिलती है। तोनखाओ ने बताती है कि वो कुछ सामान बाय करने जा रही है। उसकी आंट उसे कहती है तुम शाम होने से पहले घर आ जाना। तोनखाओ वहाँ से आगे बढ़ जाती है, लेकिन तभी वो रास्ते में एक पर्सन से टकरा जाती है। वो उसे सॉरी कहती है। वो पर्सन कोई बात नहीं कहकर वहाँ से आगे बढ़ जाता है। फिर हमें एक पोस्टर दिखाया जाता है जिसमें किसी तानतेप का नाम लिखा हुआ था। अब दोपहर से शाम हो चुकी थी, लेकिन तिन अभी भी सो रहा था और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि तोनखाओ घबराई हुई थी और वो भाग रही थी जैसे कोई उसके पीछे पड़ा हो। तभी अचानक एक कार के साथ उसका एक्सीडेंट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में तिन का नेबर उसे उठाता है और उसे बताता है कि कुछ बुरा हुआ है। तिन तुरंत उस एक्सीडेंट वाली जगह पर जाता है जहाँ बहुत क्राउड हो चुका था और उसकी ग्रैंडमा रो रही थी। वो तिन को बताती है कि तोनखाओ अब हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर जा चुकी है। ये सुनने के बाद तिन को बुरी तरह शॉक लगता है और वो रोने लग जाता है। वो तोनखाओ के पास जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस इसे रोक लेती है। तभी उसकी नजर उस लड़के पर जाती है जिसके कार के साथ उसका एक्सीडेंट हुआ था। इस लड़के का नाम था तानथाई, जो कि एक बड़े मिनिस्टर का बेटा था। तिन कहता है तुमने मेरी नेफ्यू की जान ली है। तानथाई कहता है ये कितना अनोइंग है और अपने मैनेजर से कहता है क्या हम वापस जा सकते हैं। तानथाई को छोड़ दिया गया था क्योंकि उसके डैड एक बड़े पॉलिटिशियन थे। उस पर कोई चार्जेस नहीं लगाए गए थे। फिर उसके पास जाने की कोशिश कर रहा था, बट पुलिस ने उसे पकड़ रखा था। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर उसे तोनखाओ के कुछ क्लोथ्स और सामान देते हैं। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें उसकी ग्रैंडमा उसे बताती है कि जब तोनखाओ सामान लेने जा रही थी तो अचानक एक कार ने उसे टक्कर मार दी। तिन कहता है ये मेरी गलती है, मैं सो गया था, मेरी वजह से ये हुआ है।
अगर मैं नहीं सोता तो वो सामान लेने बाहर नहीं जाती। उसकी ग्रैंडमा कहती इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और यहाँ पर ये सीन खत्म हो जाता है। तिन फिर तोनखाओ को देखता है और उसके सामने वो सारे मोमेंट्स याद आ जाते हैं जब वो छोटी थी और वो किस तरह उसका ध्यान रखा करता था। उसे स्कूल के लिए उठाता था, उसे ब्रश कराता था, उसके बाल बनाता था, बिल्कुल एक पेरेंट्स की तरह। अब तोनखाओ को इस हालत में देखकर उसकी क्या हालत हो रही थी ये कोई नहीं बता सकता था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि तोनखाओ उसे छोड़कर जा चुकी है। वो उसे उठाने की कोशिश कर रहा था और रो रहा था। देन हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर तिन ने एक बेबी को गोद में लिया हुआ था और कहता है आप लोग चिंता मत कीजिए, तोनखाओ का मैं अच्छे से ध्यान रखूंगा। वो बेबी तोनखाओ थी जो उसके बड़े भाई और उसके सिस्टर इन लॉ की बेटी थी। उन दोनों की डेथ के बाद तिन ने ही उसका ध्यान रखा था। यहाँ पर ये फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। नेक्स्ट सीन में चैन टीवी पर इस एक्सीडेंट के बारे में न्यूज देख रहा था। तभी उसे पता चलता है कि तानथाई एक बड़े पॉलिटिशियन का बेटा है। ये सुनने के बाद वो स्माइल करता है जैसे उसे कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई हो। दूसरी तरफ तानथाई अपने डैड से कहता है, डैड आप ये न्यूज क्यों देख रहे हैं? क्या आपके पुलिस फ्रेंड ने जिन्हें आपने पैसे दिए हैं उन्होंने ये नहीं बताया था? उसके डैड कहते हैं ये इजी नहीं है, ये न्यूज एक तरह से हर जगह फैल चुकी है, लेकिन डोंट वरी मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, इसलिए अपने डैड पर ट्रस्ट करो। तानथाई कहता है क्या आप अपने बेटे को प्रिजनर बनता देखना चाहते हैं? अगर नहीं ना तो जल्दी से कुछ कीजिए। इसके बाद मीडिया वहां आ जाती है और वो मिस्टर ताथैप यानी कि तानथाई के डैड से क्वेश्चंस करने लग जाती है। क्या इससे आपके रेपुटेशन पर कोई फर्क पड़ेगा, जबकि ये बात पूरी तरह फैल चुकी है? आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मिस्टर ताथैप कहते हैं पर्सनली मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, ये लॉ सूट का एक पार्ट है और मैं उनकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। तभी वहाँ तिन और उसकी ग्रैंडमा आते हैं। वो कहते हैं हमें तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, तुम्हारे बेटे ने गलती की है और वो मेरे नेफ्यू के फ्यूनरल पर भी नहीं आया। उसकी ग्रैंडमा कहती है हम चाहते हैं कि तोनखाओ के मर्डरर को सजा मिले और तुम्हारा बेटा हमसे और हमारी नेफ्यू से माफी मांगे। नेक्स्ट सीन में मिस्टर ताथैप के मैनेजर उसे बताता है कि तिन किस तरह हर जगह पर जाकर अपनी नेफ्यू को जस्टिस दिलाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहा है और लोग उसे सिंपैथी भी दे रहे हैं और उसे सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें उसके कॉम्पिटिटर्स भी शामिल हैं। ताथैप अपने मैनेजर से कहते हैं तुम इन सब बातों की चिंता मत करो, अभी हमें सिर्फ तानथाई को बचाना है। फिर हम चैन को देखते हैं जो तिन के घर आता है। तिन उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। तभी अचानक वो देखता है कि उसके ऊपर एक फ्लावर पॉट गिरने वाला था। वो उसके पास जाता है, उसे हटा देता है। तिन कहता है तुम ठीक हो? चैन उसकी तरफ देखकर स्माइल करता है। तिन उससे अलग होने की कोशिश कर रहा था पर वो देखता है कि उसकी रिस्ट वॉच उसके कोट के बटन के साथ जाकर फंस गई थी। वो उसे निकालने की कोशिश करता है पर चैन उसे अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे उसकी रिस्ट वॉच उसके कोट के बटन से अलग हो जाती है। चान कहता है मैं ठीक हूँ। फिर दोनों घर के अंदर जाते हैं और बैठकर बातें कर रहे थे। चान कहता है जब हम पहली बार मिले थे तब भी तुमने मेरी जान बचाई थी और आज भी तुमने वही किया। लगता है तुम कोई हीरो हो जो सफेद घोड़े पर बैठकर मुझे बचाने आए हो। तिन कहता है ऐसा कुछ नहीं है, वैसे तुम्हें मेरे घर का एड्रेस कैसे मिला? चान कहता है मैं तुम्हारे नेफ्यू के लिए अपने कॉन्डोलेंस को व्यक्त करता हूँ और तुमने जो मेरे लिए किया उसके लिए थैंक यू कहना चाहता हूँ, पर यहाँ आने का मेरा असल रीजन ये है। फिर वो उसे अपना बिजनेस कार्ड देता है। फिर उस कार्ड को देखकर कहता है तुम एक लॉयर हो, तब तो तुम मेरे लीगल एडवाइजर बन सकते हो, मुझे अभी एक लॉयर की बहुत जरूरत है। चान कहता है मेरा नाम चान है और मैं तानथाइप का लॉयर हूँ। ये सुनने के बाद इनको शॉक लगता है। वो कहता है तुम उसके साथ हो। चान फिर उसे एक चेक देता है और उससे कहता है मिस्टर ताथैप चाहते हैं कि तुम ये पैसे रख लो और अपना केस वापस ले लो। वो चेक 10 मिलियन बात का था। तिन उस चेक को देखकर कहता है क्या तुम्हें भी ऐसा ही लगता है? चान कहता है तुम ये डिजर्व करते हो। एक्सीडेंट के बाद चान ने अपनी लाइन पूरी नहीं की थी, तभी तिन कहता है एक्सीडेंट के बाद मैंने अपने नेफ्यू को खो दिया, ये उसका कंपनसेंट है। चान कहता है बिल्कुल नहीं, मुझे पता है जिस लाइफ से तुम प्यार करते हो वो इसके लिए प्राइसलेस है, लेकिन तुमने अपने नेफ्यू को खोया है और तुम्हें इसके बदले कुछ नहीं मिला। सो इस पैसे को रखो और अपनी लाइफ अच्छे से स्पेंड करो और ये जस्टिस की लड़ाई लड़ना बंद कर दो। इसके बदले कंफर्टेबल लाइफ अच्छी नहीं है क्या? उसकी बात सुनकर तिन को बहुत गुस्सा आता है और वो चेक फाड़कर उसके मुंह पर ही फेंक देता है। ये मेरा आंसर है, अब यहाँ से निकल जाओ। चान कहता है तिन मैं तुम्हारे लिए अच्छी की आशा करता हूँ, उनके पास मनी और पावर है,
तुम उससे इस तरह फाइट नहीं कर पाओगे। तिन कहता है मनी और पावर सच से ऊपर कैसे हो सकते हैं। एक बात अपने दिमाग में बिठा लो और वापस जाकर उन लोगों को भी बता देना कि मैं उनके पैसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूँगा और उन लोगों को अपने घुटनों पर ला कर रहूंगा। चांद कहता है तुम आगे जाकर इसके लिए पछताओगे और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में चांद बात ले रहा था, लेकिन वो अभी भी तिन की कही बातों के बारे में ही सोच रहा था, क्योंकि आज तक किसी ने उससे इस तरह का बर्ताव नहीं किया था और न ही किसी ने आज तक पैसों के लिए इस तरह मना किया था। ज्यादातर लोग पैसे लेकर केस वापस लेने के लिए मान जाया करते थे, लेकिन तिन उनमें से नहीं था। यही सारी बातें सोचकर वो कहता है मैं आज एक स्टूपिड से मिला जो उस तरह के स्टूपिड लोगों में से एक है जो अपनी स्टूपिडिटी की वजह से मारे जाते हैं। चांद फिर एक सीन याद करता है जिसमें एक पर्सन की आंखों पर ब्लैक पट्टी बंधी हुई थी और उसके हाथ भी रॉ से बंधे हुए थे और उसके सामने एक दूसरा पर्सन खड़ा हुआ था जिसने उस पर्सन के सर पर गन रखी हुई थी। चांद इस सीन को याद करने के बाद हंसने लगता है। शायद चांद का भी एक पेनफुल पास्ट है जिसके बारे में हमें आगे जाकर पता चलेगा। अगली सुबह तीन अपनी एकेडमी जाने के लिए रेडी हो रहा था, तभी वो किसी का मैसेज रिसीव करता है। उस मैसेज में लिखा हुआ था कि उसके अकाउंट में बहुत सारे पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। तीन उस मैसेज को रीड करने के बाद तुरंत बैंक के कस्टमर केयर पर कॉल करता है और उन्हें बताता है कि कोई उसके अकाउंट के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, क्या वो उसकी चेक करके वैलिडिटी बता सकते हैं। यहाँ पर तीन ने बिल्कुल सही किया। अगर इस तरह की कोई सिचुएशन हो तो हमें घबराना नहीं चाहिए, तुरंत कस्टमर केयर पर कॉल करके उन्हें इन्फॉर्म कर देना चाहिए। जब वो फोन पर बात कर रहा था तभी उसे बाहर से कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत कॉल रख देता है और बाहर जाता है। जब वो बाहर जाता है तो देखता है उसकी आंट कुछ लोगों पर चिल्ला रही थी और उन्हें पुलिस की धमकी दे रही थी। दरअसल ये लोग तिन की पिक्चर्स क्लिक करने आए थे और सोशल मीडिया रिपोर्टर्स थे और तिन के खिलाफ रूमर फैलाना चाहते थे। जब वो लोग तिन को बाहर आता देखते हैं तो तुरंत उसकी फोटोग्राफ्स क्लिक करना शुरू कर देते हैं, जैसे उन लोगों ने किसी सेलिब्रिटी को देख लिया हो। लेकिन तिन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। तभी एक लड़की कहती है तुम एक मर्डरर हो। ये सुनकर तिन की ग्रैंडमा कहती है तुम ये क्या कह रही हो, ये मर्डर नहीं है। वो लड़की कहती है पर न्यूज पर तो यही दिखाया जा रहा है कि एक ड्रंकर है जो हमेशा शराब के नशे में धुत रहता है और इसने अपने नेफ्यू के उसके एक्सीडेंट होने तक उसकी कोई परवाह नहीं की और अब बस दिखावा कर रहा है कि वो उसकी परवाह करता था और उसकी डेथ के बाद उसके पैसे रिसीव करने के लिए इसने नया अकाउंट भी ओपन कर लिया। ये सब सुनने के बाद तिन को शॉक लगता है और उसकी ग्रैंडमा कहती है तुम सब ये क्या बकवास कर रहे हो, हमने पैसे रिसीव करने के लिए कोई अकाउंट ओपन नहीं किया है, तुम लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। तो वो लड़की कहती तो क्या किसी और ने इसका अकाउंट नंबर उन लोगों को दे दिया था, जबकि अकाउंट नंबर सिर्फ अकाउंट का ऑनर ही दे सकता है। ये सुनकर उसकी ग्रैंडमा उसका फोन छीनने लग जाती है। तभी एक लड़का उन्हें धक्का दे देता है। ये देखकर तिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे पंच मार देता है। ये देखकर वो सोशल मीडिया रिपोर्टर्स कहने लग जाते हैं ये सब अपनी नेफ्यू के डेथ का सिर्फ शोक मनाने का दिखावा कर रहे हैं, बदले में तो ये सब पैसे चाहते हैं। तभी अचानक तिन की आंट उन लोगों के ऊपर पाइप से पानी डालने लग जाती है और कहती है भागो यहाँ से पागलो, नहीं तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। वो रिपोर्टर्स वहाँ से भाग जाते हैं, पर वो लोग जाते जाते कहते हैं अब तक तो ये न्यूज पूरे सोशल मीडिया पर फैल चुकी होगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। उन स्टूपिड रिपोर्टर्स के जाने के बाद तिन के अंकल उसे बताते हैं कि कोई है जिसने तुम्हारे खिलाफ गलत रूमर फैलाया है कि तुम एक शराबी हो और तुमने कभी भी तनख्वाह की कोई फिक्र नहीं की। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उसने तुम्हारा अकाउंट नंबर भी लीक कर दिया है जिसका यूज वो डोनेशन के लिए कर रहा है। तिन की ग्रैंडमा ये सुनकर और ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है ये सब कौन कर सकता है, लेकिन तिन समझ गया था कि ये किसका काम है। अगले सीन में चांद को देखते हैं जो अपने ऑफिस में होता है। तभी वहाँ तिन आता है और उससे कहता है मुझे नहीं पता था कि लोग इतने हॉरिबल भी हो सकते हैं। तुमने मुझे सबके सामने बुरा बना दिया, जबकि मैंने अपने नेफ्यू को कभी भी हार्म नहीं पहुँचाया था और तुमने मुझे एक ही झटके में उसका मर्डर बना दिया। मैं अपनी नेफ्यू को इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता था। चांद ने ईयरफोन्स पहना हुआ था। वो अपने ईयरफोन्स निकालता है और कहता है सॉरी, तुमने क्या कहा मैंने नहीं सुना। तो तिन उसका कॉलर पकड़ लेता है। चांद उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है और कहता है तिन रुको, क्या तुम मुझे इतना मिस कर रहे थे कि तुम सीधे मेरे ऑफिस से चले आए। ऐसा कहते हुए वो उसके आर्म्स पर हाथ फेरने लग जाता है। अब तिन को और ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है तुम सच में बहुत ज्यादा ही हॉरिबल हो। तो चांद अपनी क्रिपी स्माइल दिखाते हुए उसे कहता है हाँ तुमने सही कहा, मैं हॉरिबल हूँ और ये मेरा निकनेम भी है। तिन उससे कहता है जब मैं पैसों से नहीं माना तो तुमने मुझे बुरा बना दिया और मेरा अकाउंट नंबर हैक करके उसे डोनेशन के लिए यूज कर रहे हो। चांद कहता है ये तो ऑनलाइन का ट्रेड है, तुम एक क्लिक करके ये देख सकते हो। तिन मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि तुम ये लड़ाई नहीं लड़ सकते हो।
अभी भी टाइम है, वो पैसे रख लो और इस कहानी को यहीं पर खत्म करो। ये सुनकर तिन उस पर हाथ उठाने जा रहा था, लेकिन तभी अचानक चान अपनी गन निकाल लेता है और उससे कहता है, तिन तुम जानते हो कि तुमने क्या किया है? तुमने एक लॉयर के ऑफिस में तोड़फोड़ की है और उस पर अटैक भी किया है, और ऐसा करके तुमने मुझे अपॉर्चुनिटी दे दी है कि मैं तुम्हें सूट कर सकता हूँ। ये सुनकर तिन उसका कॉलर छोड़ देता है और चेयर पर बैठ जाता है। लेकिन तुम जानते हो मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि तुम मेरे बारे में जितना बुरा सोचते हो मैं उससे बेटर पर्सन हूँ। फिर हंसने लगता है और उससे कहता है, जब तुम गुस्से में होते हो तो और ज्यादा हॉट लगते हो। तिन कहता है, तुमने ये क्यों किया? क्या तुम ये सब पैसों के लिए कर रहे हो? क्या तुम पैसों के लिए इतना नीचे गिर सकते हो? चांद कहता है, बात सिर्फ पैसों की नहीं है तिन, मुझे पैसे पसंद है क्योंकि उनके साथ पावर भी आती है, और इन दोनों के बिना मैं अपनी पहली लाइफ जी चुका हूँ जो कि बहुत बुरी रही है। वेल ये तो थी मेरी बात, बट हमें तुम्हारी बात करनी चाहिए। तिन कहता है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। चांद कहता है, तिन मेरी बात को समझो, जो मैंने तुम्हारे साथ किया वो तानताप के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं था, और अगर तुमने इस केस का पीछा करना बंद नहीं किया तो तुम नहीं जान क्या हो सकता है। इसलिए मुझ पर ट्रस्ट करो और ये पैसे रख लो, नहीं तो तुम जो चाहते हो वो बोलो, तानताप तुम्हें दे देंगे। वो तुम्हें इस केस के बदले कुछ भी देने को तैयार है। चांद की ये बातें सुनकर तिन के कानों को विश्वास नहीं हो रहा था कि जिसके लिए वो फीलिंग रखने लगा था वो उससे ऐसा कह रहा है। उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। साफ पता चल रहा था कि चांद की ये सारी बातें उसके सीधे दिल को जाकर लग रही थी। उसे उसकी बातों से बहुत हर्ट हुआ था। वो चांद से कहता है, तुम इस तरह की बातें किसी के फेस पर कैसे कह सकते हो? क्या तुम सच में एक लॉयर हो? क्या तुम्हें लॉ का मतलब पता भी है कि क्या होता है? एक लॉयर वो होता है जो जरूरतमंदों की हेल्प करता है, विक्टिम को उसका जस्टिस दिलाता है। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम तो विक्टिम को खुद उसकी आवाज दबाने को कह रहे हो और उसे पैसे लेकर सब कुछ भूल जाने को कह रहे हो। एक लॉयर होकर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? चांद कहता है, पास्ट में मैं भी तुम्हारी तरह ही सोचता था। मैं भी जस्टिस के लिए फाइट करना चाहता था, कमजोर लोगों की हेल्प करना चाहता था, बट इनफैक्ट मैंने रियलाइज किया कि मैं तो बस एक क्यूट लिटिल लॉयर हूँ जो कुछ भी नहीं कर सकता। मैं कैसे इस दुनिया को बदल सकता हूँ, क्योंकि ये दुनिया तो पूरी तरह से वीकनेस से भरी हुई है, और जिस तरह से ये घूम रही है बस इसे वैसे ही घूमने देना चाहिए। तिन कहता है, जस्ट बिकॉज ये दुनिया इनइक्वालिटी से भरी हुई है, हमें बुरे लोगों को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। चांद कहता है, ये मेरा तरीका है लोगों की हेल्प करने का। मैं उन खोए हुए लोगों के लिए एक ब्रिज की तरह हूँ जो कुछ पावरफुल लोगों से उन्हें कंपनसेशन दिलाकर उनकी हेल्प करता है, ताकि दोबारा इस तरह किसी की डेथ न हो, और यही सॉफ्टेस्ट वे है। तिन कहता है, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। जाओ जाकर उससे कह दो मुझे उसकी एक पैनी तक नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि उसका बेटा मेरी नेफ्यू से माफी मांगे और उसे श्रद्धांजलि दे। इतना कहने के बाद वो जा रहा था। चांद कहता है, मुझे तुम्हारे मन की बात कहने का तरीका बहुत अच्छा लगा। सच कहूँ तो ये बहुत क्यूट था, पर तुम जानते हो कि तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। तुम जिस चीज की होप कर रहे हो वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा तिन। तुम उन लोगों से केवल एक चीज एक्सपेक्ट कर सकते हो, और वो है पैसा। तिन कहता है, तो फिर हम कोर्ट में मिलेंगे। नो मैटर व्हाट, कि तुम कितने ही तरीके क्यों न यूज कर लो मुझे नीचे दिखाने के लिए, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि मैं तुमसे और उस तानथैप से बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब चांद और तानथैप एक साथ बैठे हुए थे और आपस में कुछ बातें कर रहे थे। तानथैप चांद को सोशल मीडिया पर तिन के अगेंस्ट झूठी खबर फैलाने के लिए थैंक्स कह रहा था, क्योंकि ये फेक न्यूज सुनने के बाद तिन के सपोर्टर्स हर दिन कम हो रहे थे और उन्हें लग रहा था कि तिन हार मानकर जल्द ही इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेगा। तभी चांद कहता है कि वो तिन जैसे लोगों को जानता है, वो इतनी आसानी से नहीं मानेगा। वेल, मैं आपसे एक और बात करना चाहता हूँ। क्या मैं आपके बेटे मिस्टर तानथाई से बात कर सकता हूँ? तानथैप कहते हैं, तुम मुझसे क्यों बात करना चाहते हो? चांद कहता है, क्योंकि जब से मैंने ये केस अपने हाथ में लिया है मैंने उससे कोई पूछताछ नहीं की है। मैं उस एक्सीडेंट के बारे में सारी डिटेल्स जानना चाहता हूँ, छोटी से छोटी डिटेल्स को भी। तो क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ? तानथाई के डैड तानथैप उससे कहते हैं, नहीं, तुम उससे अभी बात नहीं कर सकते। वो इस सिचुएशन में नहीं है कि वो तुम्हारे सवालों के जवाब दे सके। वो उस इंसिडेंट के बाद बुरे सदमे से गुजर रहा है और जो सोसाइटी में उसके खिलाफ बातें की जा रही है उससे वो अभी बहुत डरा हुआ है, इसलिए मैं उसे इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहता हूँ। चांद कहता है, लेकिन पर तानथैप उसे उसकी बात पूरी नहीं करने देते हैं और कहते हैं कि अच्छा यही होगा कि तुम जितनी जल्दी हो सके इस केस को क्लोज करवा दो, और अगर तुम इस बारे में कुछ क्वेश्चन करना भी चाहते हो तो मुझसे करना, मैं उन सबके आंसर दूंगा। चांद कुछ नहीं कहता और स्माइल करता है। जब वो वापस जा रहा था तो उसका मैनेजर विट उससे कहता है, मिस्टर तानथैप थोड़े अजीब लगे, पता नहीं वो क्या सोच रहे थे। तभी चांद तानथाई को देखता है।
तानथाई कहता है लगता है आज मेरे डैड की मीटिंग लो क्लास वालों के साथ थी। ये सुनकर चांद को गुस्सा तो आता है पर वो कहता है मैं तुम्हारे डैड से केस के सिलसिले में बात करने आया था। वेल अच्छा है कि तुम मुझे यही मिल गए, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तानथाई कहता है सॉरी मैं तुम्हें परेशान तो नहीं करना चाहता हूँ बट ये मेरा स्पेसिफिकेशन नहीं है। ऐसा कहकर वो वहाँ से जा रहा था। तभी चांद उससे कहता है क्या तुम उस एक्सीडेंट के बारे में भी बात नहीं करना चाहते हो जिसके बारे में पूरी दुनिया बात कर रही है और तुम्हारे बारे में भला बुरा कह रही है। तानथाई कहता है क्या तुम्हें मेरे डैड ने नहीं बताया कि मैं इस सिचुएशन में बात नहीं कर सकता। चांद तानथाई से बात ही कर रहा था तभी अचानक उसके डैड वहाँ आ जाते हैं। वो उसके बॉडीगार्ड से कहते हैं कि वो तानथाई को अंदर लेकर चला जाए। वो उसे अंदर ले जाता है। इसके बाद तानथाई चांद से कहते हैं मैंने तुम्हें ऐसा करने से मना किया था ना, तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया। चांद कहता है मैं उससे क्यों नहीं बात कर सकता, क्या सिचुएशन इस एक्सीडेंट के मैटर से कुछ ज्यादा बड़ी है। ये सुनकर तानथाई के फेस पर हवाइयाँ उड़ने लग जाती है जैसे चांद ने उसकी कोई बड़ी चोरी पकड़ ली हो। चांद अपने ऑफिस में होता है तभी उसे एक मैसेज रिसीव होता है। वो मैसेज रीड करने के बाद वो तुरंत तानथाई के ऑफिस आता है और उसे वो मैसेज दिखाते हुए कहता है इसका क्या मतलब है। उस मैसेज में लिखा हुआ था कि आज से तानथाई का केस पार्टी के लॉयर्स को हैंड ओवर किया जाता है। चांद कहता है कि आप उस बात से अपसेट हैं कि मैंने आपके बेटे से बात करने की कोशिश की थी। तानथाई कहता है मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो मेरे रिक्वेस्ट को नहीं मानते हैं। चांद फिर अपनी डेविल स्माइल देते हुए कहता है तब तो फिर इस मामले में मैं बहुत ज्यादा जिद्दी हूँ और मेरे जैसा स्टर्बन पर्सन अगर कुछ पाना चाहता है तो वो उसे पाकर ही रहता है। लाइक नाउ कि मैं अभी बहुत क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि आप मुझे तानथाई से बात क्यों नहीं करने दे रहे हैं। ऐसा क्या है जो आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनकर तानथाई को गुस्सा आता है पर चांद वहाँ से सॉरी कहकर चला जाता है। चांद को अब पूरा शक था कि तानथाई को छुपाने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट सीन में वो अपने हैंड वॉश कर रहा था तभी अचानक वहाँ कुछ गुंडे आ जाते हैं और उसे पीटने लग जाते हैं। जब चांद उनसे पूछता है कि उन लोगों को किसने भेजा है तो वो गुंडे कहते हैं तुम्हें इन सारे मामलों से दूर रहना चाहिए था, तुम कुछ ज्यादा ही नॉइसी हो और बहुत ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे थे इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। उन गुंडों के जाने के बाद उसका मैनेजर विट वहाँ आता है। वो उससे कहता है आपकी हालत किसने की। तो चांद हंसते हुए कहता है मुझे ट्रेन करने के लिए गुंडे भेजकर उसने ये साबित कर दिया है कि ये कोई सिंपल एक्सीडेंट का केस नहीं है, इसके पीछे कोई बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ है और अब ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी होने वाला है और अब बहुत मजा आएगा। फिर हम टिन को देखते हैं जो एक बार में बैठा हुआ था और कुछ सोच रहा था। तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें वो एक ऑफिसर से बात कर रहा था। तो वो ऑफिसर उससे कहता है हम केस की जांच कर रहे हैं लेकिन हमें कोई एविडेंस नहीं मिले हैं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, तुम पेशेंस रखो। टिन कहता है आप मुझे पेशेंस रखने को कहते हैं और जिसे आपको अरेस्ट करना चाहिए जो एक मर्डरर है वो यूजुअली बाहर घूम रहा है क्योंकि वो एक पॉलिटिशियन का बेटा है इसलिए आप उस पर कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। वो ऑफिसर कहता है अगर तुम इसी तरह की बातें करते रहे ना तो तुम्हें स्टाफ पर डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड कहने के लिए अंदर डाल दिया जाएगा। क्या तुम जेल के अंदर ही रात बिताना चाहते हो। अगर एक दिन भी वहाँ रहे तो तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी, इसलिए दूसरों को डिस्टर्ब करना बंद करो और यहाँ से चले जाओ। अगर हमें कुछ पता चलेगा तो हम तुम्हें कांटेक्ट करेंगे। यहाँ पर ये सीन खत्म हो जाता है। टिन कहता है ये पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती है। ऐसा कहने के बाद वो ड्रिंक की पेमेंट करता है और वहाँ से जा रहा था। तभी वो वहाँ टेबल पर बैठे किसी पर्सन से टकरा जाता है। वो उसे सॉरी कहता है पर वो पर्सन उसे रोक लेता है और वहाँ से जाने नहीं दे रहा था। तो वो दूसरा पर्सन जो उसके बगल वाली टेबल पर बैठा हुआ था वो उससे कहता है तुम तो वही हो जो अपने नेफ्यू के डोनेशन के पैसों पर ड्रिंक करते हो। मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ लेकिन ये कुछ ज्यादा ही वरिष्ठ है। ऐसा कहकर सभी हंसने लग जाते हैं। टिन उससे कहता है तुमने अभी क्या कहा। फिर उन लड़कों और टिन के बीच फाइट होने लगती है। टिन ड्रंक था और पूरी तरह से अकेला पड़ चुका था। वो खुद को डिफेंड तो कर सकता था लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा था क्योंकि अभी उसके दिमाग में वही सारी बातें चल रही थी जो चांद ने कही थी और अपने नेफ्यू को याद करने लग जाता है। वो खुद को बहुत लाचार महसूस कर रहा था जैसे कि वो कुछ नहीं कर पा रहा है। फिर वो उस लड़की का पैर पकड़ लेता है और उससे कहता है मुझे मार डालो, पर वो लड़की उसे उसी हालत में छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। तभी वहाँ पे चांद आता है और वो टिन को अपने घर लेकर जाता है। टिन अनकॉन्शियस था और पूरी तरह से ड्रंक था इसलिए वो उसे बेड पर लिटा देता है और उसके क्लोथ्स निकाल देता है। देन वो अपना शर्ट भी उतार देता है। तनखा अपना रिपोर्ट कार्ड अपनी ग्रैंडमा और टिन को दिखाती है और कहती है कि उसे केवल मैथ्स में ही क्रेडिट 1 मिला है। तो उसकी ग्रैंडमा उस रिपोर्ट कार्ड को देखकर कहती है कोई बात नहीं, तुम्हें बाकी सारे सब्जेक्ट में तो अच्छे क्रेडिट मिले है ना। तनखा कहती है लेकिन उसे डर था कि कहीं आप लोग उसके कम मार्क्स देखकर उससे नाराज न हो जाए। तो उसकी ग्रैंडमा कहती है हम तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं है। टिन कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तनखा कहती है लेकिन मैं इससे और ज्यादा बेटर करना चाहती हूँ।
तिन उससे कहता है अगर तुम और ज्यादा स्टडी करना चाहती हो और अच्छे क्रेडिट्स लाना चाहती हो तो तुम्हें और ज्यादा हार्ड वर्क करना होगा, और अगर तुम ऐसा करती हो और अपने गोल को अचीव करने में फेल हो जाती हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम हर चीज में अच्छे नहीं हो सकते हैं। इसलिए भले ही तुम्हें मैथ्स में कम मार्क्स मिले हैं पर अदर सब्जेक्ट में तो अच्छे मार्क्स है ना। और मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो और इसी तरह हैप्पीली बड़ी हो और किसी बात की कोई चिंता मत करो। ये सुनकर तोनखाओ स्माइल करती है। फिर वो अपना होमवर्क कर रही थी पर उसे कोई क्वेश्चन था जो समझ नहीं आ रहा था, तो वो परेशान होकर बुक पर ही अपना सर मारने लग जाती है। ये देखकर तिन से कहता है क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। देन वो उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने में उसकी हेल्प करने लग जाता है। लेकिन तभी तोनखाओ को कुछ जलने की बू आती है। वो कहती है क्या कुछ जल रहा है। फिर दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो तीन उस इलेक्ट्रॉनिक प्रेस को ऑफ करना भूल गया था जिससे वो तोनखाओ की यूनिफॉर्म को प्रेस कर रहा था। वो उसे बीच में ही छोड़कर उसके क्वेश्चन को सॉल्व कराने में लग गया था। तोनखाओ उसे देखकर कहती है ये तो पूरी तरह से जल गया है, अब वो कल स्कूल में क्या पहन कर जाएगी। इसके लिए तिन उससे सॉरी कहता है और अचानक उसकी आंख खुल जाती है। यहाँ पर वो सपना देख रहा था। तिन फिर अपने चारों तरफ देखने लगता है तो उसे पता चलता है कि वो अपने घर पर नहीं था। देन वो नोटिस करता है कि उसकी बॉडी पर कोई कपड़े भी नहीं थे। ये देखकर वो थोड़ा घबरा जाता है और उसी हालत में रूम से बाहर आ जाता है तो देखता है सामने एक बड़ा सा हॉल था जो दिखने में बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था और वहाँ रखी चीजें काफी एक्सपेंसिव लग रही थी। तभी अचानक उसे डोर ओपन होने की आवाज आती है और वो डोर की तरफ जाता है पर वो देखता है कि किचन में कोई था जिसके हाथ में एक नाइफ था। वो चुपके से किचन में जाता है और पीछे से उस पर्सन के हाथ पर मारता है जिससे वो नाइफ उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। तिन उसे पंच मारने ही वाला था लेकिन वो पर्सन उसकी तरफ मुड़ जाता है। वो कोई और नहीं वो चांद था। तिन उससे कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो चांद कहता है ये तो मेरा ही घर है, मैं तुम्हें सब बताता हूँ पर इससे पहले मुझे छोड़ो। तिन उसे छोड़ देता है। चांद कहता है मैं तो बस तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था और इसकी तरफ देखता है तो तिन ने अपने ऊपर ब्लैंकेट लपेट रखा था जो कि काफी फनी लग रहा था। चांद फिर उसे अपने क्लोथ्स पहनने के लिए देता है। तिन उसे चेंज करके बाहर आता है तो देखता है चांद सोफे पर बैठा हुआ था और ब्रेकफास्ट के लिए उसका वेट कर रहा था। तिन उससे लास्ट नाइट के बारे में पूछता है तो चांद कहता है क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, तुम सच में बहुत क्रूर हो। फिर उसे बताता है कि लास्ट नाइट वो बहुत ड्रंक था और उसकी कुछ लड़कों से फाइट हुई थी जिसके बाद वो उसे अपने घर लेकर आया था। और उसके बाद इतना कहने के बाद वो रुक जाता है और उस सेंटेंस को कंप्लीट नहीं करता है। तो तिन उससे कहता है उसके बाद क्या हुआ था। तिन थोड़ा घबराया हुआ दिख रहा था तो चांद उसे देखकर हंसने लग जाता है और कहता है अपना फेस तो देखो, तुम सच में बहुत क्यूट हो। देन उसे बताता है कि हुआ ये था कि लास्ट नाइट तुम बहुत ड्रंक थे और तुमने थ्रो अप कर दिया था, इसलिए मुझे तुम्हारे कपड़े निकालने पड़े और इसी वजह से चांद को भी अपने कपड़े चेंज करने पड़े थे। चांद कहता है लेकिन मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो वह एक क्राइम होता, बिकॉज विक्टिम रेजिस्ट करने की हालत में नहीं था और इसके लिए उसे 4 से 20 साल तक की जेल भी हो सकती है। तिन कहता है उसे विश्वास नहीं है कि उस जैसा पर्सन लॉ से डरता होगा। चांद कहता है अगर वह ऐसा करता है तो हमें एक दूसरे के बारे में पहले जानना होगा और एक्चुअली मुझे लगता है कि अब हम दोनों एक दूसरे के बारे में काफी कुछ जान चुके हैं, तो क्या तुम ये करना चाहते हो। तिन इसका कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से जाने लगता है। तो चांद उसे रोक लेता और कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें यहाँ फन के लिए लेकर आया हूँ, मैं तुम्हें यहाँ केस के बारे में बात करने के लिए लेकर आया हूँ। मैं तुम्हारे निस के केस में तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा लॉयर बनना चाहता हूँ। तो तिन उससे कहता है मजाक करना बंद करो। चांद कहता है मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं अब उनका लॉयर नहीं हूँ। मुझे लगता है कि कुछ है जो इस केस से जुड़ा हुआ है और बहुत बड़ा है। तिन कहता है तुम क्या करने वाले हो, या फिर वो लोग चाहते हैं कि तुम मेरे लॉयर बनकर इस केस को जल्दी से जल्दी क्लोज करवा दो। चांद कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच में तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारे मिस का केस सिंपल कार एक्सीडेंट नहीं है। तिन कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। चांद उसे बताता है ये एक सिंपल केस नहीं है, लगता है कुछ है जो तानथेप छुपाने की कोशिश कर रहा है और इसलिए वो तुम्हें 10 मिलियन बात देने के लिए भी रेडी हो गया था। ये सुनकर तिन कहता है तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मेरी निस की लाइफ की कीमत इससे कम है। चांद कहता है काम डाउन, मैं बस तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनकी नजर में लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है। वो लोग एक डेविल है जिनका कोई कॉन्शियस नहीं है। तिन कहता है और तुम भी तो उन्हीं की तरह डेविल हो। चांद कहता है हाँ, और एक डेविल ही दूसरे डेविल को हैंडल कर सकता है, सो प्लीज मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो। पर तिन उसकी बात नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है। चांद भी उसके पीछे जाता है और उसे मनाने लग जाता है और उससे कहता है मैंने तुम्हारे लिए अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया,
मैं आज तक किसी भी लड़के के पीछे इतना नहीं भागा हूँ। ऐसा कहने के बाद वो उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है और उससे कहता है, वेल तुम मेरे क्लोज में और भी ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। लेकिन तिन का ध्यान उस पर नहीं था। वो सामने अपने घर की तरफ देख रहा था, जिसके बाहर बहुत से लोग खड़े हुए थे। तिन भागकर अपने घर आता है तो देखता है कि वहाँ का सारा सामान बिखरा पड़ा था। ये देखकर वो घबरा जाता है और अपनी ग्रैंडमा को आवाज देता है। उसकी ग्रैंडमा बाहर आती है और उनके साथ उसके अंकल और आंट भी थे। वो अपनी ग्रैंडमा से पूछता है कि वो ठीक है या नहीं, तो उसकी आंट बताती है कि वो ठीक है। ग्रैंडमा मार्केट गई हुई थी जब वो चोर हमारे घर आए थे। तब उसकी ग्रैंडमा बताती है कि वो चोर कुछ ढूंढ रहे थे और उन लोगों ने सारा सामान उलट पुलट कर दिया। तिन चांद से पूछता है, क्या ये तुमने करवाया है? चांद कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, कल पूरी रात तो हम दोनों एक साथ थे। ये सुनकर उसकी ग्रैंडमा और उसकी आंट तिन की तरफ देखती है। तिन कहता है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, लोग गलत समझ ले। चांद स्माइल करता है। तिन फिर अपने अंकल से कहता है कि उन्होंने पुलिस स्टेशन कॉल किया है या नहीं, तो उसके अंकल कहते हैं उन्होंने कॉल किया था बट पुलिस अब तक आई नहीं है। तिन कहता है, तो फिर हम दोनों पुलिस स्टेशन चलते हैं, और चांद को उसके घर जाने को कहता है। ऐसा कहकर तिन और उसके अंकल वहाँ से चले जाते हैं बट चांद वहीं रुक जाता है। देन वो तिन की ग्रैंडमा से पूछता है, क्या सच में घर से कोई भी चीज चोरी नहीं हुई है? तिन की ग्रैंडमा कहती है, हाँ, उन्होंने सब कुछ चेक कर लिया है। इतने में तिन वहाँ आ जाता है। वो चांद को देखकर कहता है, तुम अब तक गए नहीं, तुम मेरी ग्रैंडमा से क्या कह रहे हो? देन वो अपनी ग्रैंडमा से पूछता है कि इसने आपसे क्या कहा? तो तिन की आंट कहती है, तुम शांत हो जाओ, ये बस हमारी हेल्प कर रहा है। और उसी ने बताया कि जो चोर यहाँ आया था वो सस्पिशियस है। तिन चांद से कहता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तो उसकी ग्रैंडमा उसे बताती है क्योंकि घर से कोई भी सामान चोरी नहीं हुआ है। ऐसा कहते हुए वो उस मनी और ज्वेलरी के बॉक्स को उसे खोलकर दिखाती है। चांद कहता है, अगर उन्हें पैसे नहीं चाहिए तो फिर वो लोग क्या चाहते हैं? दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एक पर्सन तानथाई से कह रहा था कि वो वहाँ उसे ढूंढने तो गया था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ ढूंढ पाता वहाँ कोई आ गया था। तानथाई कहता है, तो तुम उसे वापस जाकर ढूंढो। दरअसल यही वो चोर है जो तिन के घर पर गया था और इसे तानथाई ने वहाँ कुछ ढूंढने भेजा था। नेक्स्ट सीन में तिन अपनी एकेडमी में होता है। तभी वहाँ तोनखाओ की बेस्ट फ्रेंड पिलोय और उसकी माँ मिस बो वहाँ आती है। तिन उन्हें हेलो कहता है तो मिस बो उन्हें तोनखाओ की कुछ चीजें देती है और उसे बताती है कि वो बैंकॉक जाने से पहले उसे ये देना चाहती थी। वो दोनों वहाँ से चली जाती है। उन दोनों के जाने के बाद जब तिन उस बैग को खोलकर देखता है तो उसमें बहुत से बुक्स रखे हुए थे और उसमें से एक ड्राइंग बुक भी थी जिसमें तोनखाओ ने अपनी, तिन की और अपनी ग्रैंडमा की ड्राइंग बनाई थी, जिसे देखकर तिन रोने लग जाता है। दूसरी तरफ चांद तिन की ग्रैंडमा को सिक्योरिटी कैमरा इंस्टॉल करना सिखा रहा था और उसके फायदे के बारे में बता रहा था कि अगर वो घर पर नहीं होंगे तब भी वो इस कैमरा से घर पर नजर रख पाएंगे। तभी तिन वहाँ आ जाता है और चांद से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो चांद की आंट उसे बताती है कि चांद ने उनके घर पर सिक्योरिटी कैमरास इंस्टॉल करवाए हैं और अब वो चोर जब दोबारा आएगा तो उन्हें पता चल जाएगा। तिन की ग्रैंडमा चांद से कहती है कि वो इंस्टॉलमेंट में इसकी पेमेंट कर देंगी और उसे थैंक यू कहती है। चांद कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, तिन और मैं हम दोनों बहुत क्लोज हैं। तो तिन उससे कहता है, नहीं, तुम अभी अपनी इस चीज को निकाल कर यहाँ से ले जाओ। तिन फिर अपनी ग्रैंडमा से कहता है कि आपको इसकी बातों में नहीं आना चाहिए, आप नहीं जानती है कि ये कौन है। ये तोनखाओ के, उसने इतना ही कहा था। तभी उसकी ग्रैंडमा कहती है कि ये तोनखाओ के मर्डरर का लॉयर है, लेकिन अब इसने अपना मन बदल लिया है और हमारी हेल्प करना चाहता है। तिन कहता है, ग्रैंडमा आप श्योर हो कि हमारी हेल्प करना चाहता है? क्या पता ये सिक्योरिटीज कैमरास लगाकर हमारे सारे मोमेंट पर नजर रखना चाहता हो। ये सुनकर चांद कहता है, अगर मुझे तुम्हें देखना होता तो इसके लिए मुझे कैमरे की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी तुम्हारी पूरी बॉडी देख चुका हूँ। ये सुनकर उसकी ग्रैंडमा और उसकी आंट हंसने लग जाती है और तिन एम्बैरेस फील करता है। तभी वहाँ बीट आता है और वो चांद से कहता है कि उसने सारे कैमरास को इंस्टॉल कर दिया है, अब बस उसे चेक करना है। चांद फिर तिन की ग्रैंडमा से कहता है कि वो अंदर जा रहा है और आप लोग फोन पर चेक करके बताइए कि सारे कैमरास ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। ऐसा कहकर वो अंदर चला जाता है। देन तिन की ग्रैंडमा और उसकी आंट उसे फोन पर देखकर हाय कहती है। चांद फिर क्यूट फेसेस बनाने लगता है जिसे देखकर तिन की ग्रैंडमा और उसकी आंट बहुत खुश हो जाती है और चांद की एक क्यूट हरकतें देखकर तिन भी खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाता है। अब चांद घर जा रहा था तो तिन उससे कहता है, तुम क्या चाहते हो?
तुमने ये सिक्योरिटी कैमरास क्यों इंस्टॉल किए हैं? इन्हें अभी के अभी यहाँ से निकाल कर ले जाओ। तिन कहता है मैं इसके बदले नए कैमरास को इंस्टॉल करा लूंगा। चान कहता है तो फिर मेरे कैमरास को यूज करके देखो। तिन कहता है तुम सच में बहुत अनोइंग हो, तुम मुझे परेशान करना कब बंद करोगे? चान कहता है तिन जब वो बैड गाय तुम्हारे घर आया था तो यहाँ के आसपास के सारे सिक्योरिटी कैमरास टूटे हुए थे। तुम्हें क्या लगता है ये कोई कोइंसिडेंस है? तिन कहता है तो तुम्हें लगता है कि ये तानथैप ने किया है। चान फिर उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें वही बैड गाय उसके घर पर घुसने की कोशिश कर रहा था जो वहाँ चोरी करने आया था, और वो वीडियो चान को कार पार्कर की सिक्योरिटी कैमरा से मिली थी। चान तिन को बताता है कि ये बैड गाय तानथैप का वर्कर है और इसी को तानथैप ने तिन को सबक सिखाने के लिए भी भेजा था। फिर वो अपने फेस पर लगी उस चोट को उसे दिखाता है। तिन कहता है अगर वो हमसे नफरत करता है क्योंकि हम उसके बेटे को सजा दिलाना चाहते हैं क्योंकि उसने हमारी निस को मारा है, तो वो हमें डराने धमकाने के लिए जरूर किसी को भेजेगा। लेकिन शायद ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर वो ऐसा करना चाहता है तो किसी को उस वक्त यहाँ क्यों भेजेगा जब घर पर कोई नहीं था। चान कहता है वो कुछ चाहते हैं जो इस केस से रिलेटेड है। तिन कहता है तो वो लोग क्या चाहते हैं? अगली सुबह तिन की ग्रैंडमा और उसके अंकल कहीं कार में चले जाते हैं और घर खाली था। तिन मार्केट गया हुआ था और कुछ वेजिटेबल्स खरीद रहा था। तभी वहाँ की शॉप ऑनर उससे कहती कि कल तुम्हारी ग्रैंडमा यहाँ आई हुई थी और वो कुछ वेजिटेबल्स को ऑर्डर करना चाहती थी, बट मुझे उन वेजिटेबल्स के नाम नहीं पता, तो क्या उन्होंने तुम्हें बताया था? तिन कहता है नहीं। वो ऑनर कहती क्या तुम मुझसे पूछ सकते हो? तिन फिर अपनी ग्रैंडमा को कॉल करता है पर वो कॉल नहीं उठा रही थी, तो वो वहाँ लगे सिक्योरिटी कैमरास को चेक करता है तो देखता है कि वही बैड गाय फिर से उनके घर के सामने खड़ा हुआ था। ये देखकर तिन तुरंत अपनी बाइक निकालता है और वहाँ से घर आता है। तभी अचानक तिन की आंटी उस बैड गाय को देख लेती है और चोर कहकर चिल्लाने लग जाती है। वो बैड गाय उन्हीं के पीछे पड़ जाता है और उन्हें मारने की कोशिश करता है, लेकिन तिन वहाँ आ जाता है और उन्हें बचा लेता है। देन उन दोनों के बीच फाइट होती है, पर फिर भी वो उसकी बाइक लेकर वहाँ से भाग जाता है। तिन उसका पीछा कर रहा था लेकिन वो हाथ से निकल जाता है। तभी वहाँ सामने एक कार आकर खड़ी होती है। वो उसी कार से जाकर टकरा जाता है और वहीं पर गिर जाता है। चान कार से बाहर आता है और उस बैड गाय को अपने पैर से किक करता है और कहता है लास्ट टाइम तुमने मुझे बहुत जोर से हिट किया था, आज तुम्हारी बारी है। देन उसे उठाता है और कहता है चलो काम की बात करते हैं, लेकिन वो बैड गाय उसका शर्ट पकड़कर खींचने लग जाता है। तो चान उससे कहता है ये मेरी फेवरेट शर्ट है और उसे छूने की हिम्मत मत करना। ऐसा कहकर वो उसे पंच मारता है। चान उससे कहता है तुम्हारे बॉस ने यहाँ तुम्हें क्यों भेजा है और तुम तिन के घर पर क्या लेने आए थे? तो वो बैड गाय कहता है मुझे किसी ने नहीं भेजा है, मैं यहाँ चीजों की चोरी करने आया था। ये सुनकर चान हंसने लगता है और कहता है ड्रामा करना बंद करो, मुझे पता है कि तुम कौन हो। तो वो उसे पंच कर देता है और एक नाइफ निकालता है और उस पर अटैक कर देता है, जिससे चान के आर्म्स पर एक गहरा कट लग जाता है और उसे ब्लड आने लगता है। चान उससे बचने के लिए कार के अंदर जा रहा था, लेकिन वो बैड गाय उसे पकड़ लेता है और उसे नाइफ से मारने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ पे तीन आ जाता है और वो चान को उस बैड गाय से बचा लेता है, लेकिन वो बैड गाय वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। देन तीन चान को अपने घर लेकर जाता है और उसकी मेडिसिन करने में उसकी हेल्प करता है। तीन चान का शर्ट निकालने को कहता है पर चान मना कर देता है और कहता है मैं दिखता बुरा हूँ लेकिन मैं कैजुअल पर्सन नहीं हूँ। ये सुनकर तीन उस मेडिकेट को लेकर वहाँ से जाने लगता है। चान कहता है ठीक है मैं अपना शर्ट उतार देता हूँ। फिर वो अपना शर्ट निकाल देता है। तिन फिर उसके आर्म्स पर लगी चोट को देखकर कहता है ये तो बहुत गहरी है, मुझे लगता है कि तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। वो उसे हॉस्पिटल ले जाने लगता है, लेकिन चान उसे मना कर देता है और कहता है ये बहुत जल्द ठीक हो जाएगा अगर तुम इस पर मेडिसिन लगा दोगे। ये तीन चान के बॉन्ड्स पर मेडिसिन लगा रहा था, पर चान उसे लगाने नहीं दे रहा था, क्योंकि जब तीन उसके बॉन्ड्स को सालीन से क्लियर करता है तो उसे और ज्यादा हर्ट हो रहा था। तीन उससे कहता है ये तो सिर्फ सालीन है, इससे हर्ट क्यों होगा? तो चान स्माइल करने लग जाता है। तीन कहता है अपनी ये क्यूट हरकतें करना बंद करो, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं कैसे मेडिसिन लगाऊंगा? मैंने तुम्हें कहा था हॉस्पिटल जाने के लिए, लेकिन तुम हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते हो और मुझे मेडिसिन भी नहीं लगाने दे रहे हो। तीन देखता है कि उसे सच में बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा था, तो वो सॉफ्टली उसके बॉन्ड्स पर मेडिसिन अप्लाई करता है और चान उसकी तरफ देखने लग जाता है। तीन कहता है क्या हुआ,
अब तुम्हें हर्ट नहीं हो रहा है। तिन ने अब उसके बॉन्स पर मेडिसिन लगा दी थी और उसे घर जाने को कहता है। चान कहता है तुम बहुत क्रूल हो, मैं हर्ट हुआ क्योंकि मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा था उस बुरे लड़के को पकड़ने में। तिन कहता है सच में? लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि वो लड़का हमारे घर आया है? क्या तुमने अपने फोन को हमारे सिक्योरिटी कैमरा से कनेक्ट किया है? चान इसका कोई जवाब नहीं दे पाता है। फिर कहता है मैं तो बस तुम्हारी हेल्प कर रहा था, लेकिन मैंने बस घर के बाहर नजर रखी थी, मैंने अंदर नहीं देखा। मैं तुम्हारी प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं करूँगा। तिन कहता है तुम अपने उन कैमरास को यहाँ से हटा लो और मुझे उस बुरे लड़के का फोटो दो, मैं उसे पुलिस में दूंगा। चान कहता है तुम पुलिस के पास जाओगे, ये तो टाइम वेस्टिंग है, इससे सिर्फ तानथाई अलर्ट होगा। तिन कहता है उसे पता चल जाएगा ना कि तुम मेरे साथ हो, जिससे उसे और ज्यादा गुस्सा आएगा, इसलिए हमें पुलिस को उस बुरे लड़के के बारे में बता देना चाहिए। और वो ये जानता है कि मैं उससे डरने वाला नहीं हूँ, तो वो और कोशिश करेगा। चान कहता है तुम जो कह रहे हो उसमें सेंस तो है, और अब जब तुमने अपना प्लान मुझे बता दिया है तो क्या हम दोनों एक साइड हैं? तिन कहता है ये तो इम्पॉसिबल है और उसे वहाँ से जाने को कहता है। चान लेकिन उसे मना कर देता है और जाकर सोफे पर बैठ जाता है। तिन फिर उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाल देता है। दूसरी तरफ तानथाई उस बुरे लड़के से कह रहा था तुम कुछ नहीं कर सके। वो बुरा लड़का उसे सॉरी कहता है और उसे बता देता है कि चान अब तिन के साइड है और वो उसके बारे में जान गया है। तानथाई उसे मारने लग जाता है और उससे कहता है तुमने अपना फेस उसे क्यों देखने दिया, तुम बेवकूफ हो। ऐसा कहकर उसे और ज्यादा पीटने लग जाता है। तभी वहाँ उसके डैड तानथाई आ जाते हैं और वो उस बुरे लड़के को वहाँ से जाने को कहते हैं और सडनली उसे थप्पड़ मारना शुरू कर देता है और उससे कहता है तुम बस ये जानते हो कि प्रॉब्लम कैसे क्रिएट की जाती है। तुमने चांद को मारने के लिए गुंडे क्यों भेजे थे और उसने अपोजिट पार्टी को ज्वाइन कर लिया है, अब तुम क्या करोगे? तानथाई कहता है डैड मैं तो सिर्फ आपकी हेल्प करना चाहता था। तानथाई कहता है अगर तुम मेरी हेल्प करना चाहते हो तो चुपचाप घर पर बैठो और पैसे खर्च करो और मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करना बंद करो। जब से तुम पैदा हुए हो तुम्हें सिर्फ यही आता है कि प्रॉब्लम कैसे क्रिएट करना है। तुम जैसा पर्सन मेरा बेटा होना डिजर्व नहीं करता है। ये सुनकर तानथाई को गुस्सा आता है और वो अपने रूम में चला जाता है और उसके पीछे उसका मैनेजर भी जाता है जिसका नाम थी था। उसका मैनेजर उससे कहता है कि वो उसके बॉन्स पर मेडिसिन लगाने आया है। तानथाई अपने मैनेजर थी से कहता है आप जानते हैं मुझे कैसा फील हुआ था जब उस लड़की की डेथ हुई थी? मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ था, ऐसा लगता है जैसे मेरी सारी फीलिंग्स मर चुकी है। मैं पूरी तरह से खालीपन फील करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उसकी पूरी फैमिली खत्म हो जाए, उसकी अंकल, उसकी ग्रैंडमा, सब। मैं उनसे बहुत नफरत करता हूँ। ऐसा कहकर वो चिल्लाने लग जाता है तो थी उसे मना करते हुए कहता है अगर आपके डैड ने ये सुन लिया तो वो और ज्यादा नाराज हो जाएंगे। तानथाई कहता है आप जानते हैं उस लड़की की जगह पर किसे मरना चाहिए था? मुझे, जैसे कि मेरे डैड कहते हैं मुझे इस दुनिया में आना ही नहीं चाहिए था। थी उससे कहता है यंग मास्टर ऐसा मत कहिए और उसके बॉन्स पर मेडिसिन लगाने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में एक बार में एक लड़की गाना गा रही थी और उस बार के बाहर कुछ गार्ड्स एक पर्सन को बुरी तरह से पीट रहे थे। तभी वहाँ पे एक लेडी आती है जिसका नाम रोज था। वो उस बार की ऑनर थी। वो पर्सन उसे सॉरी कहता है। रोज उससे कहती है तुम मेरे क्लाइंट हो लेकिन तुम इस तरह मेरे एम्प्लॉय के साथ गलत बर्ताव नहीं कर सकते हो, ये बात याद रखना। वो पर्सन उससे माफी मांगने लगता है तो रोज उन गार्ड से कहती है कि इसे इसकी गलती की सजा दो, फिर इसे हॉस्पिटल के सामने फेंक देना। तभी वहाँ पे चान आता है। वो रोज से कहता है अकॉर्डिंग टू द क्रिमिनल लॉ तुम उसे इस तरह से नहीं मार सकती हो। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें 6 से 10 साल तक की सजा हो सकती है और 10 से 20 हजार तक का फाइन देना होगा। रोज उसकी तरफ देखती है और दोनों हंसने लगते हैं, फिर एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। रोज चान की फ्रेंड थी। दोनों फिर बार में बैठे होते हैं और एक लड़की उन दोनों को ड्रिंक सर्व करती है और वहाँ से जा रही थी। तभी रोज उस लड़की को रोक लेती है और चान के लिए एक और ड्रिंक लाने को कहती है। चान उससे कहता है क्यों? तो रोज कहती है क्या तुम अपने सौरों को इस ड्रिंक में डुबाने नहीं आए हो? क्या उस फेमस पॉलिटिशियन ने तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन कैंसिल नहीं किया है? चान कहता है तुम्हें तो ये सारी खबरें पहले ही मिल जाती है, मैं इसी वजह से यहाँ आया हूँ। मैंने सुना है कि तानथाई यहाँ पे ड्रिंक करने आता है। रोज कहती है हाँ, तो क्या तुम मुझे उसके बारे में कुछ बता सकती हो, क्योंकि मुझे लगता है कि ये केस थोड़ा अजीब है। तभी वहाँ पे खड़ी लड़की कहती है कुछ दिनों पहले तानथाई माया और उसकी लड़कियों के साथ यहाँ पे ड्रिंक कर रहा था। दोनों फिर माया के रूम में जाते हैं। रोज फिर माया से तानथाई के बारे में पूछती है। माया कहती है वो लड़का जो 2 ग्लास ड्रिंक करने के बाद ही ड्रंक हो गया था और फालतू की बकवास कर रहा था।
चान उससे कहता है, क्या तानथाई ने उस दिन कुछ अजीब बातें बोली थी? क्या तुम मुझे उस दिन के बारे में डिटेल्स में बता सकती हो? माया उसे बताती है कि उस दिन तानथाई ड्रिंक तो करने आया था, लेकिन वो पहले से ड्रंक था और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें तानथाई ड्रिंक कर रहा था और अपने डैड को स्टूपिड कह रहा था और एक डॉल के बारे में बात कर रहा था जिसे देखने के बाद उसके डैड डर जाएंगे। फिर उसका मैनेजर वहाँ पर आता है, उसे उठाकर वहाँ से ले जाता है और यहाँ पर ये फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। माया कहती है उस दिन सिर्फ इतना ही हुआ था। वो चांद को प्रिटी बॉय कहकर बुला रही थी। चांद उसे इस इन्फॉर्मेशन के लिए थैंक्स कहता है, फिर उसे कुछ पैसे देता है और कहता है ये मेरी और मेरी तरफ से तुम्हारी लड़कियों के लिए रिवॉर्ड है। तुम उनके साथ ड्रिंक करना और उनसे कहना कि एक हैंडसम लड़के ने दिया है। इसके बाद रोज उससे कहती है, क्या तुम उस डॉल के बारे में कुछ जानते हो? तो चांद स्माइल करता है और अगले दिन तिन के घर पर जाए और तिन की ग्रैंड माँ से उसके टॉयज के बारे में पूछता है। तो तिन की ग्रैंड माँ उसे एक बॉक्स लाकर देती है जिसमें तोनखाओ के सारे डॉल्स रखे हुए थे जिनसे तोनखाओ खेला करती थी। चांद फिर उन सभी डॉल्स को एक एक करके चेक कर रहा था, तभी उसे एक अजीब सी डॉल दिखाई देती है और वो उसे देखकर हंसने लग जाता है। फिर तिन की ग्रैंड माँ से कहता है ये किस तरह की डॉल है? तो तिन की ग्रैंड माँ उसे बताती है कि ये डॉल खुद तोनखाओ के लिए तिन ने बनाई थी। उस वक्त हमारे पास उतने पैसे नहीं थे कि हम उसके लिए डॉल खरीद पाते और तोनखाओ भी हमारी फाइनेंशियल कंडीशन को देखकर डॉल्स के लिए जिद नहीं करती थी, लेकिन तिन ने देखा कि उसके सारे फ्रेंड्स के पास डॉल थी। तोनखाओ को बुरा न लगे इसलिए तिन ने खुद सिलाई सीखी और उसके लिए एक डॉल बनाई। ये डॉल दिखने में अगली है लेकिन ये तोनखाओ की सबसे फेवरेट डॉल थी। ये सुनकर चांद कहता है तिन सच में अपनी नीज से बहुत प्यार करता था। मैं उसे समझ सकता हूँ। जिस पर्सन से आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और वो आपको छोड़कर चला जाए तो ये बहुत पेनफुल होता है। जब आपको लगता है कि आप उस पेन की लिमिट तक पहुंच गए हो और उसे कम करने की कोशिश करते हो तो आपको और ज्यादा हर्ट होता है। ऐसा कहते हुए वो उस डॉल को देखने लगता है। फिर वो तिन की ग्रैंड माँ से कहता है कि वो उन डॉल्स को अपने घर ले जाना चाहता है ताकि वो उन्हें अच्छे से चेक कर सके। तिन की ग्रैंड माँ उसे वो डॉल्स दे देती है। वो उनसे प्रॉमिस करता है कि वो उन डॉल्स को कुछ नहीं होने देगा और उसकी अच्छे से केयर करेगा। चांद जब वहाँ से जा रहा था तो तिन की ग्रैंड माँ उससे कहती है तिन की हेल्प करने के लिए थैंक्स और अगर तुम्हें फ्री टाइम मिले तो तुम कभी भी अपनी बातें मेरे साथ शेयर कर सकते हो। ये सुनकर चांद खुश हो जाता है और उस डॉल का सर नीचे झुकाते हुए कहता है ठीक है ग्रैंड माँ। तिन की ग्रैंड माँ ये देखकर हंसने लग जाती है। चांद फिर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में तिन अपनी ग्रैंड माँ की डिशेस को सुखाने में हेल्प कर रहा था और पूछता है दोपहर में कौन आया था? तिन की ग्रैंड माँ कहती है कोई नहीं आया था, तुम किसकी बात कर रहे हो? तिन कहता है अब ऐसा बिहेव मत कीजिए जैसे आपको कुछ नहीं पता है। तो उसकी ग्रैंड माँ उसे बताती है कि वो यहाँ सिर्फ तोनखाओ के डॉल्स लेने आया था। वो कह रहा था कि ये केस से रिलेटेड है। तिन कहता है आपको उसे इग्नोर करना चाहिए। आप जानती है वही है जिसने मेरा अकाउंट नंबर हैक कर लिया था और उन डोनेशन वालों को दिया था। तिन कहता है ऐसे लोग सिर्फ सामने से अच्छे दिखते हैं लेकिन अंदर से उनका दिल बहुत ही काला और बहुत ही बुरा होता है। उसकी ग्रैंड माँ कहती है चांद इस तरह का पर्सन नहीं है। तिन कहता है आप उसकी ट्रैप में मत फंसिए। उसकी ग्रैंड माँ कहती है ऐसा होने के पीछे शायद उसका एक रीजन है। तिन कहता है क्या रीजन है? तिन की ग्रैंड माँ कहती है मुझे नहीं पता, लेकिन जब भी मैं उसे देखती हूँ तो ऐसा फील होता है जैसे उसके साथ कुछ बहुत ही भयानक और बुरा हुआ है और जब हम हर्ट होते हैं तो हम एक आर्मर की तरह अपने ऊपर एक थिक शिल्ड की लेयर बना लेते हैं अपने वॉन्ड्स को ढकने के लिए और हम दोबारा से हर्ट नहीं होना चाहते हैं। अगली सुबह तिन को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है कि उसके केस को एक्सेप्ट कर लिया गया है और उस पर इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। ये सुनकर तिन खुश हो जाता है और सभी पुलिस स्टेशन जाते हैं उस ऑफिसर को थैंक्स कहने के लिए। वो ऑफिसर कहता है कि वो अपनी तरफ से पूरी तरह से कोशिश करेगा लेकिन उन्हें भी कॉर्पोरेट करना होगा। तिन कहता है हम अपनी तरफ से कॉर्पोरेट करेंगे। तभी वो ऑफिसर कहता है लेकिन मैं एक बात आप लोग को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि वो एक ही केस का इंचार्ज नहीं है बल्कि उसके पास ऐसी 100 केसेस हैं। तो क्या वो अपने लॉयर से कहेंगे कि वो उसे थ्रेट देना बंद कर दे? ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं। तभी वहाँ पे चांद आता है। वो कहता है वो लॉयर मैं हूँ और मैंने आपको कोई थ्रेट नहीं दी थी, मैं तो बस आपको लॉ को फॉलो करने को कह रहा हूँ और अगर पब्लिक ऑफिसर्स अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं करता है तो इसका मतलब है कि वो लॉ के आर्टिकल्स को फॉलो नहीं कर रहा है। इसके बाद सभी तिन के घर जाते हैं और चांद को छोटी सी कंग्रेचुलेशन पार्टी देते हैं जिसमें सभी एक साथ डिनर करने वाले थे। तिन का नेबर कहता है तुम्हारा थैंक्स, तुम्हारी वजह से ही पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया है। फिर उसकी ग्रैंडमा भी उससे कहती है अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं पुलिस कितने टाइम पर इन्वेस्टिगेट करने में और कितना टाइम लगाती। चांद कहता है कोई बात नहीं, पुलिस अब अपना काम करेगी, वो सारे एविडेंस को इकट्ठा करेगी और उन लोगों के लिए चार्ज फाइल तैयार करेगी। लेकिन अगर आप लोग मुझे अपना लॉयर बना लेते हैं तो मैं ये सारी चीजें अच्छे से संभाल लूंगा। नाम कहती है वो तानथाई बड़ा
पॉलिटिशियन है, अगर फिर से उसने इस केस को इन्वेस्टिगेशन होने से रोक दिया तो क्या होगा। चांद कहता है अगर ऐसा कुछ हुआ तो इस बार कोर्ट खुद इस केस को इन्वेस्टिगेट करेगी, वो भी लॉ सूट के थ्रू पर। ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं और चांद को अपना लॉयर बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन तिन मना कर देता है। वो कहता है मैं अपने केस को इससे रिप्रेजेंट करने नहीं दूंगा, आप सब इसकी जाल में मत फंसिए। चांद कहता है आप लोगों ने देखा ना, तिन अभी भी मुझे अपना विलन मानता है। मुझे नहीं पता कि तुम किस बात को लेकर मुझसे इतना नाराज हो, क्या तुम्हारी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फाइट हुई है। तो नाम कहती है इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। चांद कहता है पर मुझे तो लगता है इसके पीछे बहुत सी लड़कियां पड़ी होंगी क्योंकि ये बहुत हैंडसम है। उसकी ग्रैंडमा कहती है बहुत सी लड़कियां इसके पीछे पड़ी थी और बहुत ने इसे प्रपोज भी किया था, लेकिन तीन उनमें से किसी को भी पसंद नहीं करता है। पर मैं जानती हूँ कि मेरे ग्रैंडसन को कौन पसंद है। ये सुनकर तीन उन्हें चुप रहने को कहता है और चांद उसकी तरफ देखकर स्माइल करता है। फिर सभी एक साथ डिनर करते हैं और डिनर करने के बाद तीन की ग्रैंडमा अपने रूम में सोने चली जाती है और उसके नेबर्स भी वहाँ से चले जाते हैं। तीन चांद से कहता है तुम क्यों नहीं जा रहे हो, क्या तुम्हें घर नहीं जाना है। चांद कहता है मैं क्लीनिंग में तुम्हारी हेल्प करूंगा। तीन कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी ग्रैंड माँ की तरह सॉफ्ट हार्टेड नहीं हूँ। चांद कहता है तुम सच में बहुत क्रूल हो, मेरी तरफ देखो तो मैं कितना क्यूट हूँ, क्या मुझे देखकर भी तुम्हारा दिल नहीं पिघलता है। तीन कहता है मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, तुम हमारी हेल्प क्यों कर रहे हो और क्या चाहते हो। चांद कहता है मैं भी वही चाहता हूँ जो तुम चाहते हो, रिवेंज। मैं मानता हूँ कि मैं भी बहुत ज्यादा निराश हूँ और असेंबेड फील कर रहा हूँ। उनके केस से निकाले जाने के बाद इवन उन लोगों ने मुझे मरवाने के लिए गुंडे भी भेजे थे। मैं बस चाहता हूँ कि उन लोगों को पता चले कि वो लोग मुझे किसी आम पर्सन की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं। तीन कहता है तुम तो सच में रिवेंज की सेंस से भरे हुए हो। चांद कहता है हाँ, और तुम भी मेरी टीम में शामिल हो जाओ, हम दोनों मिलकर इस केस को सॉल्व कर लेंगे और तानथैप के पॉलिटिशियन अफेयर्स को मैं संभाल लूंगा। रही बात उस तानथैप की तो उसका कोई फ्यूचर नहीं है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। तीन कहता है तुम कैसे जानते हो कि मैं यही चाहता हूँ। चांद कहता है तो तुम और क्या चाहते हो, जस्टिस। तुम्हें लगता है कि इस दुनिया में जस्टिस एग्जिस्ट करती है, क्या तुम जानते हो कि इसमें कितना टाइम लग सकता है, 5 साल 10 साल या फिर उससे भी ज्यादा, और मैं तुम्हें एक ही फैसले में सब कुछ खत्म करके दूंगा। तिन कहता है तुम लॉ के बारे में जानते हो लेकिन उस पर भरोसा नहीं करते हो। चांद कहता है लॉ बहुत अच्छा है लेकिन लोग उससे ज्यादा वरिष्ठ है और यही हमारी दुनिया है। तिन कहता है मैं जानता हूँ और यही मैंने तौनखाव को भी सिखाया था कि जस्टिस पर बिलीव करो, और अगर तौनखाव मुझे अभी देख रही होगी तो वो क्या सोचेगी, जो मैंने उसे सिखाया था मैं उसे खुद फॉलो नहीं कर रहा हूँ, वो निराश हो जाएगी। चांद कहता है तुम्हें इस बात पर रिग्रेट होगा क्योंकि मैं भी पहले तुम्हारे जैसा था। तिन कहता है तुम फिर से वही कह रहे हो अपनी पुरानी बातें, और इससे पूछता है तुम ऐसे क्यों हो, पहले तुम्हारे साथ क्या हुआ था। पर चांद कोई जवाब नहीं देता है। चांद कहता है कुछ नहीं हुआ था और मैं उस बारे में भूल चुका हूँ। ऐसा कहकर वो वहाँ से जा रहा था, तभी तीन उसे रोक लेता है और कहता है तुम अपने गुजरे हुए कल के बारे में भूल चुके हो और बात भी नहीं करना चाहते। इसका मतलब है कि तुम नहीं भूले हो लेकिन भूलना जरूर चाहते हो। प्लीज बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था जो तुम इतने हार्टलेस हो गए हो। मैं जानता हूँ तुम पहले ऐसे नहीं थे, आखिर वो क्या था जिसने तुम्हें इतना सेल्फिश बना दिया है। लेकिन चांद उसे कुछ नहीं बताता है और वहाँ से चला जाता है। फिर वो अपने घर में ड्रिंक कर रहा था और कुछ सोच रहा था और हमें उसके पास्ट का सीन दिखाया जाता है। चांद अपनी माँ के साथ फोटोग्राफ्स क्लिक करवा रहा था, वो उसके ग्रेजुएशन का दिन था। फिर उसे उसकी पहली केस दी जाती है जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और वो उस केस को जीत भी जाता है जिसके लिए वो लेडी उसे थैंक यू कह रही थी। केस खत्म होने के बाद जब चांद कोर्ट से बाहर आता है तो देखता है उसकी माँ उसका वेट कर रही थी। वो तुरंत जाकर उन्हें हग कर लेता है और उनसे पूछता है आप यहाँ कितने टाइम से खड़ी हुई हैं। तो उसकी माँ कहती है ज्यादा समय नहीं हुआ है, मैं बस अभी आई हूँ। फिर दोनों वहाँ से लंच करने के लिए चले जाते हैं। फिर हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चांद की आंखों पर ब्लैक पट्टी बंधी हुई थी। फिर बाद में हम चांद को देखते हैं जो अपने लॉकर में पैसे रख रहा था। फिर वो वहाँ सामने रखी फोटो की तरफ देखता है जिसमें उसकी और उसकी माँ की फोटो थी। ये फोटो उसकी ग्रेजुएशन डे की थी। उस फोटो को देखने के बाद चांद कुछ याद करने लगता है और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर चांद एक विलेज में था और उस विलेज के कम्युनिटी ऑफिस के सामने पार्टी सेलिब्रेशन चल रहा था जहाँ पर वो विलेज के लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे और उनके साथ चांद भी था जो डांस कर रहा था। चांद फिर एक जगह पर जाकर बैठ जाता है। तभी वहाँ पे उस विलेज के मेयर आते हैं और उससे कहते हैं गाँव वालों की हेल्प करने के लिए तुम्हारा थैंक यू, ये इवेंट तुम्हारे लिए ही रखा गया है। चांद कहता है आपको मुझे थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, ये जगह आप लोगों की है, यहाँ आप लोगों का घर है। आखिर कुछ ऑफिसर्स आकर आप लोगों को यहाँ से कैसे बाहर निकाल सकते हैं। इस लड़ाई में मैं आप लोगों के साथ हूँ, मैं आप लोगों के लिए लड़ूंगा और ये केस हम ही जीतेंगे, मैं जानता हूँ। ऐसा कहने के बाद वो दोनों ड्रिंक करने लगते हैं।
तभी वहाँ पे चांद की माँ आती है और उन्होंने वही रिंग नेकलेस पहनी हुई थी जिसे चांद हमेशा पहन कर रखता है। यहाँ पर पता चलता है कि वो रिंग नेकलेस चांद की माँ की थी। वो चांद से कहती है तुम्हें इतना ज्यादा ड्रिंक नहीं करना चाहिए, अगर तुम इतना ड्रिंक करोगे तो तुम्हें हेडेक होने लगेगा और जब भी तुम हर सुबह ड्रिंक करने के बाद उठते हो तो तुम्हारे सर में हमेशा दर्द रहता है। ऐसा कहने के बाद वो उसे ड्रिंक करने के लिए मना करती है। चांद फिर अपनी माँ की तरफ देखता है और स्माइल करता है और कहता है तो मेरी गार्डियंस आ गई है। उसकी माँ उससे कहती है तुमने जो काम किया है उससे सभी की बहुत हेल्प हुई है और हर कोई यहाँ तुम्हें पसंद करता है। मुझे तुम पर बहुत प्राउड है। इसी तरह अपना काम करना और सबकी हेल्प करते रहना। ऐसा कहने के बाद वो उसे हग कर लेती है। फिर बहुत तेज बारिश हो रही थी। चांद जंगल में होता और उसके हाथ बंधे हुए थे और उसकी आंखों पे भी काली पट्टी बंधी हुई थी। उसके सामने एक ब्लैक सूट वाला आदमी खड़ा हुआ था जिसने उसके सर पर गन रखी हुई थी। फिर हमें गोली चलने की आवाज सुनाई देती है और यहाँ पर ये फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और तानथाई के बॉडीगार्ड्स उससे कहते हैं कि उसके डैड ने कहा है कि वो तिन के मैटर से दूर रहे, वो उसे खुद संभाल लेंगे। ये सुनकर तानथाई कहता है क्या तुम लोग इडियट हो? मेरे डैड अगर तुम लोगों को मरने को कहेंगे तो क्या तुम लोग वो भी करोगे? ऐसा कहने के बाद वो उन गार्ड्स को मारने लग जाता है पर थी उसे रोक लेता है और वो तानथाई को समझाता है कि ये उसके डैड के ऑर्डर है, वरना कोई भी उसके ऑर्डर को मानने से इनकार नहीं करेगा। तानथाई कहता है आखिर वो क्या चाहते हैं? अगर सच में चांद के हाथ वो डॉल लग गई तो हम सब मारे जाएंगे। तिन की ग्रैंडमा फिर टीवी पर न्यूज देख रही थी। तभी वहाँ पे तोनखाओ की फ्रेंड और उसकी मॉम आती है। पिलोय की मॉम तिन की ग्रैंडमा से कहती है कि कल वो लोग यहाँ से जा रहे हैं, इसलिए वो उन्हें गुड बाय कहने आए हैं। तिन की ग्रैंडमा कहती है वो जानती है, तिन ने इस बारे में उन्हें पहले ही बता दिया था। फिर वो पिलोय को देखकर कहती है कि आखिर इसका चेहरा इतना क्यों उतरा हुआ है। तो पिलोय की मॉम उन्हें बताती है कि ये तोनखाओ को याद करके हर रात रोती रहती है। तिन की ग्रैंडमा उससे कहती है अगर अब तुम तोनखाओ के बारे में सोचो तो उसकी अच्छी बातों को याद करना, उसके साथ बिताए हुए खुशी के पलों को याद करना, क्योंकि तोनखाओ भी यही चाहती होगी कि हम सब खुश रहें और उसके साथ बिताए हुए अच्छे और खुशी के पलों को याद रखें। पिलोय कहती है वो जानती है। तिन की ग्रैंडमा फिर उसे तोनखाओ के रूम में लेकर जाती है और उसे बताती है कि वो तोनखाओ की चीजों को डोनेट कर रही है तो वो उनमें से कोई भी एक चीज ले सकती है। पिलोय फिर तोनखाओ के बैग में रखे एक पपी टॉय को ले लेती है और यही वो टॉय था जिसे चांद ढूंढ रहा है। रोज फिर अपने ड्रेस के लिए मेजरमेंट दे रही थी। तभी वहाँ पे चांद आता है और कहता है तुम्हारी वेस्ट की साइज कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। ये सुनकर रोज कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इंसल्ट करने की, वो भी मेरी टेरिटरी के अंदर। अब मैं तुम्हें इस क्राइम के लिए क्या सजा दूं? चांद कहता है अगर तुम मुझे यहाँ से निकाल देना चाहती हो तो ये बहुत बुरा है, क्योंकि हमेशा से विनर मैं ही रहा हूँ। रोज कहती है तुम खुद को लेकर इतने कॉन्फिडेंस हो। फिर अपने लोगों को वहाँ से जाने को कहती है। चांद से पूछती है क्या तुम्हें वो चीज मिल गई है जो तुम ढूंढ रहे थे? चांद कहता है अब तक तो नहीं, लेकिन वो जानता है कि वो डॉल बहुत इम्पोर्टेंट है। तन उससे पूछता है उसे क्या लगता है अगर उसकी माँ भी यहाँ होती तो वो उसके बारे में क्या सोचती। रोज कहती है अगर वो कोई स्पिरिट होती तो उनसे पूछकर ये बता सकती थी, लेकिन वो ये अचानक क्यों पूछ रहा है? क्या कुछ बात हुई है? चांद कहता है ये सब उस बेवकूफ के कारण है। वो मेरे तरीके से तानथाई को हैंडल नहीं करना चाहता है, क्योंकि ऐसा करने से उसकी मरी हुई नीस उससे नाराज हो जाएगी। वो सच में बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। रोज कहती है ये दुनिया बहुत बड़ी है और यहाँ सिर्फ एक ही पहलू को नहीं देखा जाता है। वो दुनिया को अपने तरीके से देखता है और उसी में खुश है। चांद कहता है पर ये खुशी फेक है। असली खुशी तब आपको मिलती है जब आपके फोन पर पैसे रिसीव होने के नोटिफिकेशंस आते हैं। ऐसा कहने के बाद वो रोज को अपना फोन दिखाता है जिस पर अभी अभी उसे एक नोटिफिकेशन आया था। रोज उसे देखकर कहती है अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो तुम्हारा मूड क्यों खराब है? चांद कहता है क्योंकि मैं सच में उस लड़के से बहुत नाराज हूँ। तिन जैसे लोग नहीं जानते हैं कि लास्ट में ये दुनिया उन्हें निचोड़ कर फेंक देगी। ये दुनिया बहुत ही क्रूर है। मैं उसे दिखाना चाहता हूँ कि ये कितनी सेल्फिश है। रोज कहती है तो तुम्हें उसकी फिक्र हो रही है, तुम उसके बारे में सोचने लगे हो, उसकी केयर करने लगे हो। क्या तुम श्योर हो कि तुम उसकी सोच को हरा पाओगे? चांद कहता है मैं आज तक कभी नहीं हारा हूँ। फिर तिन को दिखाया जाता है जो अपने ताइक्वांडो क्लास में था और क्लास से थोड़ी देर के लिए बाहर जाता है। तभी वहाँ पे बाहर एक आइसक्रीम ट्रक आकर खड़ी होती है और सारे बच्चे उसी की तरफ देखने लग जाते हैं। दिन थोड़ी देर बाद जब तिन वापस आता है तो देखता है सभी स्टूडेंट्स के हाथ में आइसक्रीम थी। वो उन लोगों से पूछता है तुम्हें ये आइसक्रीम किसने दी? तो उनमें से एक स्टूडेंट उसे बताती है ये हमें एक अंकल ने दी है जिनकी आइसक्रीम ट्रक बाहर खड़ी हुई है। तिन घबरा जाता है और तुरंत बाहर जाता है तो देखता है उस आइसक्रीम ट्रक में चांद था जो सभी बच्चों को आइसक्रीम दे रहा था। तिन कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
चान उसे बताता है कि उसकी ग्रैंडमा ने उसे बताया कि तोनखाओ इन बच्चों के साथ रहा करती थी, तो वो उन बच्चों से पूछना चाहता था कि क्या तोनखाओ ने इनमें से किसी को वो डॉल दी थी। तिन कहता है, इसलिए तुम आइसक्रीम ट्रक लेकर यहाँ आ गए। मैं तो बहुत डर गया था जब बच्चों ने मुझे बताया कि एक अंकल है जो उन्हें फ्री में आइसक्रीम दे रहे हैं। मुझे लगा कि कोई किडनैपर है। चान को ये सुनने के बाद शॉक लगता है। चान कहता है, अंकल? उन लोगों ने मुझे अंकल कहा। तभी वहाँ पे एक छोटा लड़का आता है और वो भी उसे अंकल कहता है। चान को ये सुनकर गुस्सा आता है और वो उस लड़के से कहता है कि आइसक्रीम खत्म हो चुकी है, यहाँ से जाओ। तिन कहता है, वो एक छोटा बच्चा है, तुम क्या कर रहे हो? फिर वो उसे खुद आइसक्रीम देता है। चान उस स्टूडेंट से कहता है, देखो मैं एक हैंडसम लड़का हूँ और अगर अब मुझे कोई अंकल कहकर बुलाता है तो अपने दोस्तों को बता देना कि तुम्हें ये आइसक्रीम एक हैंडसम लड़के ने दी है। वो स्टूडेंट उससे कहता है ठीक है, लेकिन फिर वो उसे अंकल कहकर बुलाता है और वहाँ से चला जाता है। चांद को ये सुनकर गुस्सा आने लगता है। तिन उसे गुस्से में देखकर हंसने लगता है। चांद सारे बच्चों से एक एक करके उस डॉल के बारे में पूछता है, लेकिन कोई बच्चा उसके सवाल को समझ नहीं पा रहा था, तो कोई चुपचाप ही बैठा हुआ था, जिसे देखकर चांद बुरी तरह से इरिटेट हो रहा था। अब सिर्फ एक ही स्टूडेंट रह गई थी, तो चांद उसे देखकर तिन से कहता है, अगर इससे भी हमें कुछ पता नहीं चला तो मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। फिर तिन उस स्टूडेंट से डॉल के बारे में पूछता है, तो वो स्टूडेंट कहती है उसने तोनखाओ के पास एक पपी डॉल देखी थी जो बहुत क्यूट थी। चांद तिन से कहता है, मैंने जितने भी डॉल्स देखे थे उसमें कोई भी पपी डॉल नहीं थी। तो तिन उस स्टूडेंट से पूछता है, क्या वो डॉल अभी किसी और के पास है? वो स्टूडेंट कहती है, नहीं, उसने वो डॉल सिर्फ तोनखाओ के पास देखी थी। वो उसे हमेशा अपने पास ही रखा करती थी और वो डॉल स्पेशल थी। तिन कहता है, वो कैसे स्पेशल थी? तो वो स्टूडेंट उसे बताती है कि वो डॉल बात कर सकती थी। ये सुनने के बाद चांद को गुस्सा आने लगा। आखिरकार वो समझ जाता है कि उसकी सारी मेहनत पानी में चली गई है और उन बच्चों से उसे कुछ भी पता नहीं चलता है। तिन उससे कहता है कि वो दूसरे स्टूडेंट से इस बारे में बात करेगा और क्या वो श्योर है कि वो डॉल इसी केस से रिलेटेड है। चांद कहता है उसे पूरा विश्वास है कि एक इम्पोर्टेंट एविडेंस है। फिर वो तिन से पूछता है कि वो इन बच्चों के साथ पूरा दिन कैसे बिता सकता है। ये बच्चे तो लिटिल मॉन्स्टर है, अपनी मन की करते हैं, इन्हें संभालना बहुत मुश्किल है और इन्हें समझना भी। ये सुनकर तिन स्माइल करता है और कहता है, ये अपनी मन की करते हैं, लिटिल मॉन्स्टर है और इन्हें समझना मुश्किल है और संभालना भी। तुम्हें नहीं लगता कि ये लाइन और किसी पर सूट करती है? चांद कहता है, क्या मैं तुम्हें उन बच्चों की तरह लगता हूँ? मैं तुमसे बड़ा हूँ, मेरी रिस्पेक्ट करो। तिन फिर उससे मजाक में कहता है, ठीक है अंकल। तो चांद को गुस्सा आता है, लेकिन फिर वही स्माइल करने लगता है। तिन कहता है, कल पुलिस ने उसे स्टेटमेंट देने को कहा है। चांद कहता है, ये तो बहुत अच्छा है, अब वैसा ही होगा जैसे मैंने प्लान किया था। फिर उसकी बात नहीं समझ पाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग चांद तिन के घर जाता है और उसकी ग्रैंडमा को हेलो कहता है। तिन की ग्रैंडमा कहती है कि तिन अभी रेडी होकर बाहर आता ही होगा। तिन बाहर आता है तो चांद उसे देखकर स्माइल करता है। तिन कहता है, उन लोगों ने कहा था कि वहाँ रिपोर्टर्स भी होंगे, इसलिए मैं थोड़ा अच्छे से तैयार होकर आया हूँ। चांद कहता है, तुम तो सच में बहुत हैंडसम लग रहे हो। फिर उसे अंदर लेकर जाता है और उसके बालों को बिगाड़ देता है और उसका जैकेट भी निकाल देता है। तिन कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? चांद कहता है, तुम बहुत ही हैंडसम और अच्छे लग रहे हो, लेकिन अभी मुझे ऐसे अंकल चाहिए जो मरने से डरता ना हो और अपनी निस और अपनी फैमिली के लिए कुछ भी करने को तैयार हो। तिन कहता है, लेकिन मैं किसी टीवी शो का स्टार नहीं हूँ। चांद कहता है, क्या तुमने परफेक्ट विक्टिम के बारे में सुना है? कई साल पहले एक औरत ने रिपोर्ट किया था कि उसे उसके बॉस ने हरास किया है और मेजर न्यूज और इंटरनेट पर उसे एक लाचार और इनोसेंट वुमेन कहा जा रहा था जिसे एक इविल ने हरास किया है। तिन कहता है, इसके बाद क्या हुआ? चांद कहता है, इसके बाद उसके डिफेंडेड लॉयर ने इसके बारे में पता किया और बताया कि उसे बार में जाना पसंद था और उसका कई लड़कों के साथ रिलेशनशिप भी था। और इस जानकारी के बाद उसके परफेक्ट इमेज पर फर्क पड़ा और उसकी इमेज बर्बाद हो गई। सोसाइटी उसे इंसल्ट करने लगी कि वो एक झूठी है और वो हैरास हुई क्योंकि वो अपने बॉस से पैसे चाहती थी। लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं उस औरत का लॉयर नहीं था, नहीं तो तुम मुझसे और भी ज्यादा नफरत करने लगोगे। तिन कहता है, और तुम भी तो वही करना चाहते हो। तुमने पहले मेरे बैंक अकाउंट का यूज किया ताकि लोगों को लगे कि मैं पैसों का लालची हूँ और अपनी निज की डेथ से पैसे कमाना चाहता हूँ। चांद कहता है, क्या तुम अब भी इस बात को लेकर नाराज हो? तिन कहता है, नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये सब पसंद नहीं है। और रही बात उस औरत की, तो उसे बार में जाना पसंद था या कुछ और, लेकिन ये बात झूठ नहीं थी कि उसे हरास किया गया था और इसे कोई बदल नहीं सकता है। ठीक मेरे सिचुएशन की तरह कि मैं कोई पिटीफुल इंसान नहीं हूँ, ना ही बेवकूफ हूँ। चांद कहता है, मैं जानता हूँ, लेकिन ये बुरा है। हम इन्हीं कमेंट्स को सुनकर बड़े होते हैं,
लेकिन वो तानथैप है, वो रिच और पावरफुल है, हमें उसे मीडिया के थ्रू ही रिले करना होगा। और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि इसके बाद तुम्हें ऐसा कुछ करने को नहीं कहूँगा जो तुम्हें पसंद नहीं है। तिन मान जाता है और दोनों स्टेटमेंट देने के लिए मीडिया के सामने जाते हैं और रिपोर्टर्स तिन को देखने के साथ ही बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ ही करने लग जाते हैं, जिससे तिन घबरा जाता है और चान उसकी हेल्प करता है और उन रिपोर्टर्स के क्वेश्चन का आंसर देता है और उन्हें बताता है कि तिन ने अपने लॉयर के तौर पर उसे ऑफिशियली अपॉइंट कर लिया है और वह एक प्रोसिक्यूटर होने के तौर पर उसकी पूरी हेल्प करेगा और हम इस केस को कोर्ट तक लेकर जाएंगे। ये न्यूज़ तानथैप और उसका बेटा भी देख रहे थे। वो रिपोर्टर्स चान से कहती है वो एक पॉलिटिशियन है, तो क्या इससे आपकी लाइफ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा? चान कहता है नहीं, मेरे पास उनके खिलाफ एविडेंस है और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि ये केस हम ही जीतेंगे। ये सुनकर तानथैप अपना आईपैड फेंक देता है। तानथैप कहता है डैड वो कुछ नहीं कर सकता, वो एक यूजलेस लॉयर है, वो हमारा क्या बिगाड़ लेगा। उसके डैड कहते हैं ये सब तो तुम्हारी वजह से ही हुआ है, चान हमें अब कभी नहीं छोड़ेगा। दूसरी तरफ विक चान से कहता है सर आपने मीडिया से ऐसा क्यों कहा कि आपके पास एविडेंस है, हमारे पास तो कोई भी एविडेंस नहीं है। चान कहता है ये उन्हें नहीं पता कि हमारे पास एविडेंस है या नहीं, मैं बस चाहता हूँ कि वो ये सोचकर परेशान हो और जब वो परेशान होंगे तो वो गलतियाँ करेंगे और हमें एविडेंस खुद ब खुद मिल जाएगा। विट इसकी बात समझ जाता है। तभी एक एम्प्लॉय अंदर आती है और चान से कहती है कि मिस्टर तानथैप उससे मिलना चाहते हैं। चान स्माइल करता है क्योंकि वो जान गया था कि मछली जाल में फंस गई है। विट उससे कहता है सर क्या आप अभी उससे मिलने नहीं जाएंगे? चान कहता है नहीं, उन्हें थोड़ा वेट करने दो, मैं अभी बिजी हूँ। तानथैप और उसके बेटे को दिखाया जाता है जो ऑफिस के बाहर वेटिंग रूम में उसका वेट कर रहे थे। तानथैप अपने बेटे से कहता है अपने फेशियल एक्सप्रेशन पर कंट्रोल रखना और अपने गुस्से पर भी, अगर तुमने कोई गलती की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। चान वहाँ आता है और वेट करने के लिए उन लोगों को सॉरी कहता है। तानथैप कहता है कोई बात नहीं, मैं यहाँ अपने बेटे की गलती की वजह से आया था। ऐसा कहने के बाद वो तानथैप को उससे माफी मांगने को कहता है। तानथैप कहता है सॉरी, जो लोग तुम्हें मारने आए थे वो मैंने भेजे थे, मेरे डैड ने नहीं। तानथैप कहता है मेरा बेटा थोड़ा इम्पल्सिव है, उसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना वायलेंस से आता है, पता नहीं है इसने किससे सीखा है। चान कहता है आपने सही कहा, आपका बेटा तो आपकी तरह बिल्कुल भी नहीं है, आप तो इसकी गलतियों पर पर्दा डालते हुए ही थक जाते होंगे। आई एम सॉरी लेकिन मैं थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। तानथैप कहता है कोई बात नहीं, तुमने सही कहा, इसे सिर्फ प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करना आता है। तभी चान की नजर तानथैप के नेक पर जाती है जहाँ पर फिंगर के निशान पड़े हुए थे, जैसे किसी ने उसका गला दबाने की कोशिश की हो। चान समझ जाता है कि ये हो ना हो तानथैप ने ही किया होगा। वो कहता है मैं जानता हूँ आजकल के यंगस्टर सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, लेकिन आपको उन्हें इतनी बुरी तरह से पनिश नहीं करना चाहिए उनकी गलती का एहसास दिलाने के लिए। तानथैप कहता है तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ, तुम बस देखो कि मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूँ, तुम्हें मेरे और मेरे डैड के मैटर में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तानथैप अपने बेटे को चुप रहने को कहता है। चान उससे कहता है तुम जानते हो सिर्फ वही दूसरे को थ्रेट देते हैं जिन्हें खुद किसी का डर होता है, तुम्हें किसका डर है? तानथैप फिर उस सीन को याद करता है जब उसके डैड ने उसका गला दबा रखा था। अचानक तानथैप चान से कहता है ये मेरे बेटे की गलती थी, तो आई होप हम अभी भी फ्रेंड्स होंगे और तुम्हें सिर्फ इस केस से दूर रहना है। देन मैं पार्टी के हर केस में तुम्हारी हेल्प करूंगा और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें फ्यूचर में फेम और फॉर्चून दोनों रिसीव होगा। चान कहता है मैं आपके अपॉलोजाई को एक्सेप्ट करता हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि मैं तानथैप के केस से अलग रह सकता हूँ। ये सुनकर तानथैप को गुस्सा आता है जैसे किसी ने उसके फेस पर जोर का थप्पड़ लगा दिया हो और वो चान से कहता है तुम्हें इसके लिए पछताना होगा कि तुमने किसी अपना दुश्मन बना लिया है। ऐसा कहने के बाद वो दोनों वहाँ से जा रहे थे। तभी चान कहता है मैं जानता हूँ कि तानथैप ने उस आदमी को तिन के घर पर क्या ढूंढने भेजा था, शायद वह एक डॉल थी ना। ये सुनकर वो दोनों शॉक रह जाते हैं और उनकी आंखें बड़ी हो जाती है जैसे बाहर ही आ जाएंगी। पता तो अब चलेगा कि कौन किसे अपना दुश्मन बनाकर पछताने वाला है। घर जाकर तानथैप अपने बेटे से कहता है मुझे तुम्हें मार देना चाहिए जो तुमने किया है उसके लिए, मैंने तुम्हें कहा था अपना मुँह बंद रखना, तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? तानथैप कहता है उसने मुझे पहले प्रोवोक किया था, इसमें मेरी क्या गलती है? तानथैप कहता है जो भी हो, लेकिन तुम्हें अपना मुंह बंद रखना चाहिए था। अब वो हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ गया है, मैं नहीं जानता कि उसके पास वो डॉल है या नहीं। तानथैप कहता है अगर होगी तो आप क्या करोगे? तानथैप कहता है मेरे पास एक आइडिया है, क्यों न तुम अपना क्राइम एक्सेप्ट कर लो और चुपचाप से जेल चले जाओ, वो तुम्हें पनिश करेंगे और ये केस खुद ब खुद बंद हो जाएगा। तानथैप कहता है आप ये क्या कह रहे हैं,
आप चाहते हैं मैं जेल चला जाऊं? आप पागल हो गए हैं। उसके डैड उससे इतना कहना है कि तुम केयरलेस थे और अब भी तुम चाइल्ड हो, तो वो तुम्हें माफ कर दें तो वो सिर्फ तुम्हें क्राइम की पनिशमेंट देंगे और मैं तुम्हारी सजा कम कराने में तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन अभी हमें चांद को हमारे बिजनेस से दूर रखना जरूरी है। तान थाई कहता है ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं उन्हें सब कुछ सच बता दूं तो मैं सब कुछ सच सच बता दूंगा। तान थाई के ऐसा कहने का मतलब ये था कि वो उनके बिजनेस के बारे में भी सब कुछ बता देगा। ये सुनकर तान थाई उसे जोरकर थप्पड़ लगाता है और वो फ्लोर पर गिर जाता है। वो अपना गुस्सा उतारने के लिए चीजें तोड़ने लगता है। फिर थी उससे कहता है क्या अब आपको बेटर फील हो रहा है? तो वो थी से कहता है कि वो उसे वहाँ से कहीं दूर ले जाए, अब वो वहाँ नहीं रहना चाहता। तो थी कहता है कि आपके डैड आपको यहाँ से नहीं जाने देंगे। तान थाई कहता है तुम तो मेरे डैड के आदमी हो और उन्हीं की बात सुनोगे, वो तुम्हें पेमेंट जो करते हैं, लेकिन मुझे लगा था कि तुम मेरे साइड हो। ऐसा कहने के बाद वो फिर से चीजें तोड़ने लग जाता है। ये सुनकर थी को बहुत बुरा फील होता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि तिन की ग्रैंडमा एक डॉग को फूड देती है और उन पर कोई नजर रख रहा था। तिन को देखते हैं जो अपने एकेडमी जाता है, लेकिन उसकी ऑनर उसे बताती है कि उसे वहाँ से निकाल दिया गया है। तिन फिर अपने नेबर के घर जाता है तो नाम उससे कहती है क्या आज तुम्हारी क्लास नहीं है? तिन उन्हें बताता है कि उसे जॉब से निकाल दिया गया है और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो स्कूल तान थाई के डोनेशन पर चलता है। उन लोगों ने कहा कि अगर वो वहाँ पर काम करेगा तो वो लोग उस स्कूल से अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर लेंगे। ये सुनकर आईफोन कहता है तो उन लोगों ने तुम्हें वहाँ से निकालने के लिए ये ट्रिक अपनाई है, ये तो बहुत ही घटिया है। नाम कहती है तुम्हें गिव अप नहीं करना चाहिए। वेल हमें अब ये बात मीडिया को बता देनी चाहिए, इससे तुम्हारी हेल्प होगी। तीन कहता है मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन इससे ग्रैंडमा को पता चल जाएगा और वो परेशान हो जाएंगी। मैं नहीं चाहता कि वो मेरी वजह से परेशान हो। तिन की ग्रैंडमा फिर उस डॉग को फिर से फूड देने जाती है तो देखती है वो डॉग वहीं पर मरा पड़ा हुआ था। उसे देखकर वो घबरा जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उनकी आवाज सुनकर सभी वहाँ पर आ जाते हैं। तिन अपनी ग्रैंडमा से कहता है क्या हुआ, तो उसकी ग्रैंडमा उस डॉग की तरफ इशारा करती है जो वहाँ पे मरा पड़ा था, जिसे देखकर सभी शॉक रह जाते हैं। तिन फिर अपनी ग्रैंडमा को अंदर लेकर जाता है। उसकी ग्रैंडमा कहती है मैंने उसे कल ही खाना खिलाया था, पता नहीं उसे किसने मार दिया, वो भी इतनी बेरहमी से। तिन कहता है शायद वो कोई ऐसा होगा जिसे डॉग पसंद नहीं है। नाम कहती है ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ ऐसा कोई नहीं है जिसे डॉग पसंद ना हो, या फिर ये उन लोगों ने। तभी नाम का हस्बैंड उसे चुप कराता है ताकि नाम तिन की ग्रैंडमा को उसके जॉब जाने के बारे में न बता दे। नाम का हस्बैंड फिर उसे वहाँ से ले जाता है। दोनों फिर वहाँ से चले जाते हैं। तिन भी नाम की बात से थोड़ा घबरा गया था। तिन फिर वो फोटो चांद को दिखाता है तो चांद कहता है ये उन्हीं लोगों का काम है, वो तुम्हें और ग्रैंडमा को डराना चाहते हैं। तिन कहता है मुझे भी ऐसा ही लगता है। चांद कहता है मैं तुम्हें एक ट्रैकर देता हूँ, तुम उन्हें वो दे देना जिससे वो सेफ रहेंगी। तिन देखता है कि चांद थोड़ा परेशान लग रहा था। तिन कहता है क्या बात है? चांद उससे कहता है कल तान थाई और उसका बेटा उससे मिलने आया था और वो दोनों उससे इस केस से दूर रहने को कह रहे थे, पर मैंने उन लोगों को मना कर दिया जिसका गुस्सा वो लोग तुम पर और तुम्हारी ग्रैंडमा पर उतारना चाहते हैं। तिन कहता है उसे ऐसा नहीं लगता, उसे लगता है कि वो लोग बस उन लोगों को डराना चाहते हैं। वेल तुमने उन्हें तौन खाओ के डॉल के बारे में बताया ना? चांद कहता है हाँ, और ये सुनने के बाद उन दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया था। मुझे लगता है वो बहुत इम्पोर्टेंट एविडेंस है। तान थाई के रिएक्शन से तो ऐसा ही लग रहा था और मुझे उस पर शक भी है कि वो कुछ छुपा रहा है, वो डरा हुआ था। तिन कहता है ऐसा कैसे हो सकता है? न्यूज सुनने के बाद वो पूरी तरह से वायलेंस और गुस्से से भर गया था। मुझे नहीं लगता कि उसे किसी का डर होगा। चांद कहता है कभी कभी लोगों का बिहेवियर उनके डर से पता चल जाता है। वायलेंस से प्रॉब्लम क्रिएट करता है और ये एक सिग्नल भी हो सकता है अटेंशन लेने का कि उसे किसी की हेल्प चाहिए। तिन कहता है तुम्हारा एक्सपीरियंस भी कुछ ऐसा ही है, तुम भी कुछ छुपा रहे हो। चांद कहता है तुम पागल हो, मैं क्या छुपाऊंगा। आई होप कि ऐसा ना हो। अगर तुम्हें किसी की हेल्प चाहिए या तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी बात सुने तो तुम मुझसे अपनी सारी बातें कह सकते हो। ये सुनकर चांद स्माइल करता है और तिन वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि तान थाई एक्सरसाइज कर रहा था और थी किसी को पैसे दे रहा था। तान थाई उससे कहता है मैं जानता हूँ इस बार वो लोग डर जाएंगे। थी कहता है लेकिन अगर आपके डैड को पता चल गया तो वो आप पर गुस्सा करेंगे। तान थाई कहता है लेकिन उन्हें कौन बताएगा? क्या तुम जाकर बताओगे? तो जाओ बता दो, वैसे भी तुम उन्हीं के आदमी हो। ऐसा कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। तिन की ग्रैंडमा कहती है क्या हुआ, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? क्या तुम्हें डर है कि मुझे कुछ हो जाएगा? वो लोग हमें थ्रेट्स दे रहे
है ना? तीन कहता है ऐसा कुछ नहीं है। उसकी ग्रैंड माँ कहती है ऐसा ही है, तुम्हें भी तुम्हारी जॉब से निकाल दिया गया है। मुझे ये बात मार्केट में पता चली जब लोग आपस में इस बारे में बात कर रहे थे। तुम मेरी चिंता मत करो, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ, मैं उनसे नहीं डरती। ऐसा कहने के बाद उसकी ग्रैंड माँ उसे हक कर लेती है। देन हमें एक पर्सन दिखाया जाता है जो उनके घर के बाहर खड़ा था और लाइटर से वहाँ पे आग लगा देता है। कुछ देर बाद तिन की ग्रैंड माँ को आग की जलने की स्मेल आती है। दूसरी तरफ तिन भी उठ गया था और उसे भी आग की जलने की स्मेल आ रही थी। दोनों ही रूम से बाहर आ जाते हैं तो देखते हैं उनके घर पर किसी ने आग लगा दी थी। वो दोनों घबरा जाते हैं और तुरंत घर से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि कोई इस आग को बुझाने की कोशिश कर रहा था। वो चांद था। तिन उससे कहता है ये सब क्या हो रहा है? तो चांद उससे कहता है ये आग कहीं फैल न जाए, इसलिए मैं जल्दी से यहाँ चलाया जब मुझे इसके बारे में पता चला। पर तिन को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता है। चांद उसकी ग्रैंड माँ से कहता है आप ठीक तो हैं? तिन की ग्रैंड माँ कहती है मैं ठीक हूँ, पर ये आग कैसे लगी? चांद उन्हें बताता है कि ये आग उन लोगों ने आप लोग को डराने के लिए लगाई थी। फिर हम चांद के मैनेजर को देखते हैं जो उन लोगों की चुपचाप से वीडियो बना रहा था। फिर तिन की नजर एक रिंग पर जाती है जो वहाँ रोड पर पड़ी हुई थी। वो उसे उठाकर चांद को देता है। चांद उसे देखता है तो उस पर एक सीरियल नंबर था जिसे देखकर वो स्माइल करता है। तानथैप कुछ बच्चों से कहता है कि वो एक अच्छा इंसान है, बस वो दिखने में बुरा दिखता है लेकिन सबकी हेल्प करता है। ऐसा वो उन बच्चों को मीडिया के सामने कहने को कह रहा था ताकि इलेक्शन में उसकी हेल्प हो सके और इससे उसकी इमेज भी क्लियर हो जाए, और इसके लिए वो उन बच्चों को स्नैक्स भी देता है। तभी उसका मैनेजर उससे कहता है कि पार्टी की तरफ से उसे कॉल आया है और उस कॉल को सुनकर वो शॉक हो जाता है। देन वो अपने ऑफिस से बाहर आता है तो वो गुस्से से भरा हुआ था और उसके हाथ में एक पेपर था। तभी उसे चांद का कॉल आता है। चांद उससे कहता है तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे साथ कुछ हुआ है। तानथैप उससे कहता है तुमने इस फोटो को मेरी पार्टी के लोगों के पास क्यों भेजा है? चांद कहता है ये तुम्हारे बेटे ने किया है। तुम्हारे बेटे ने मेरे क्लाइंट के घर को जलाने की कोशिश की है और अपनी रिंग वहीं पर छोड़कर आ गया। ये कैसा लूजी तरीका है किसी को डराने का। ये सुनकर तानथैप उस पर गुस्सा करने लगता है, जैसे अगर चांद अभी सामने होता तो वो उसे मार ही डालता। चांद उससे कहता है अगर तुमने फिर से ग्रैंडमा और तिन को परेशान करने की कोशिश की तो इस बार तुम्हारी ये फोटोज तुम्हारे ऑपोजिट पार्टी के पास जाएंगी, और हाँ मेरी तरफ से तानथाई को हेलो कहना। ऐसा कहकर वो कॉल रख देता है। तानथैप अपने बेटे के पास जाता है और उससे कहता है तुम मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करना कब बंद करोगे? तानथाई कहता है मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी होगा, क्योंकि आप मुझे खुद ही एक ट्रबल मेकर समझते हैं। तानथैप कहता है अगर तुम बुरा बनना चाहते हो तो बनो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम अपना काम स्मार्टनेस के साथ तो करो। तुमने अपना एविडेंस वहाँ पे क्यों छोड़ा जब तुम तिन का घर जलाने गए थे? तानथाई कहता है मैंने किसी का घर नहीं जलाया है। उसके डैड उससे कहते हैं तुम्हें नहीं पता तो फिर इस रिंग पर तुम्हारा नाम कैसे है? ऐसा कहने के बाद वो उस पेपर को उसके मुंह पर फेंक देते हैं जिस पर उस रिंग की फोटो छपी हुई थी। तानथाई कहता है मैं नहीं जानता कि मैंने ये रिंग कब खो दी थी। तानथैप कहता है तुम अब भी झूठ बोल रहे हो। अगर आपको लगता है कि ये मैंने किया है तो हाँ मैंने ही किया है, तो फिर मुझसे पूछ क्यों रहे हैं? ये सुनकर उसके डैड उसे एक थप्पड़ लगा देते हैं और उसे बताते हैं कि चांद ने इस एविडेंस की फोटो मेरे पूरे पार्टी के लोगों के पास भेजी है और इस रीजन की वजह से वो लोग मुझे सैनिटरीज की लिस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करने दे रहे हैं। तानथाई कहता है मुझे तो लगता है ये बहुत अच्छा है, हमारी कंट्री का फ्यूचर आप जैसे सैनिटरीज के बिना बहुत ही ब्राइट है। ये सुनकर उसके डैड को और ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे स्विमिंग पूल में डालकर मारने लग जाते हैं। टी उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था पर तानथैप उसे भी किक मारकर दूर भगा देता है। लास्ट में जब तानथाई अनकॉन्शियस होने लगता है तो तानथैप उसे छोड़ देता है और थी से कहता है तुम दोनों एक जैसे ही हो, मैंने तुम्हें इस पर नजर रखने को कहा था ना, पर तुमने एक काम भी ढंग से नहीं किया, तुम दोनों सच में यूजलेस हो। इतना कहने के बाद तानथैप वहाँ से चला जाता है। थी फिर तानथाई को संभालने की कोशिश कर रहा था और उससे पूछता है तुम ठीक हो? तानथाई उससे कहता है तुम्हें इन सब में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें उन्हें मुझे मारने देना चाहिए था, इससे ये सब कुछ खत्म हो जाता। ये सुनकर थी को उसके लिए बहुत बुरा फील होता है। सीन चेंज होता है। तिन और उसकी ग्रैंडमा चांद के ऑफिस में होते हैं। चांद ने उन लोगों को ट्रीट दी थी। तिन की ग्रैंडमा उससे कहती है वो चांद के लिए प्रेयर करना चाहती थी, पर चांद ने उन लोगों को ही ट्रीट दे दी। चांद कहता है अकेले खाने से अच्छा है कि हम साथ मिलकर खाएं। नाम कहती है तुमने ठीक कहा, और अब वो तानथैप तिन और ग्रैंडमा को परेशान नहीं कर पाएगा। उन लोगों ने तिन के घर को जलाने की कोशिश की थी, लेकिन अब चांद ने सब कुछ ठीक कर दिया है, वो अब कुछ नहीं कर सकते। सभी इस बात को लेकर खुश थे, लेकिन तिन खुश दिखाई नहीं दे रहा था। वो बार बार चांद की तरफ ही देख रहा था, जैसे वो उससे कुछ पूछना चाहता है।
सभी मिलकर फिर फूड खाते हैं। देन तीन आईफोन और नाम से कहता है कि वो ग्रैंडमा को घर ले जाए। वो चांद से अकेले में कुछ बात करना चाहता है। उसकी ग्रैंडमा उससे कहती है तुम्हें उससे क्या बात करनी है। नाम कहती है उन दोनों को बात करने दीजिए, हम घर चलते हैं। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। चांद अपने मैनेजर को वहाँ से जाने को कहता है। देन वो दोनों एक रूम में जाते हैं। चांद तीन से ड्रिंक के लिए पूछता है पर तीन उसे मना कर देता है और उससे कहता है मुझे लगता है मेरे घर पर लगी आग के लिए मुझे पुलिस को रिपोर्ट कर देनी चाहिए। चांद कहता है उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है, वो पहले ही उन लोगों से इस बारे में बात कर चुका है, वो दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तीन कहता है लेकिन अगर हम इसके लिए पुलिस में कंप्लेन करेंगे तो ये एक न्यूज बन जाएगी और सोशल मीडिया पर रैंक करेगी और इससे तो हमें फायदा ही होगा ना, और इससे तो तुम्हें खुशी होनी चाहिए। चांद कहता है तुम मेरी बुरी आदतों को बहुत अच्छे से जानते हो, लेकिन मैं जानता हूँ बात ये नहीं है, तो क्या तुम अब मुझे वो बात बताओगे जो तुम सच में मुझसे कहना चाहते हो। फिर उससे कहता है जिस दिन उसके घर पर आग लगी थी वो उसके घर के सामने फायर एग्जिटिंग यूजर लेकर खड़ा हुआ था। कौन अपनी कार में फायर एग्जिटिंग यूजर लेकर घूमता है, वो आग उसने ही लगाई थी ना, और उसका फ्रेम उसने तान थाई पर डाल दिया और वो पुलिस को नहीं बताना चाहता है क्योंकि पुलिस उसे पकड़ लेगी और सबको ये पता चल जाएगा। देन हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें चांद माया से कह रहा था कि वो तानथाइप की रिंग निकाल कर ले आए। माया उसे वो रिंग लाकर दे देती है। रोज उस रिंग को देखकर कहती है इस पर एक सीरियल नंबर लिखा हुआ है जिसकी वजह से तानथाई कभी भी मना नहीं कर पाएगा कि उसकी रिंग है, ये उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। चांद उस रिंग को देखता है और चांद ही वही पर्सन था जिसने तिन के घर पर आग लगाई थी और वो रिंग उसने एविडेंस के तौर पर वहाँ पर फेंक दिया था। यहाँ पर फ्लैशबैक खत्म होता है। चांद तीन से कहता है तुम हर बार मुझे सरप्राइज कर देते हो, मुझे नहीं पता था कि तुम इस बात का भी पता लगा लोगे। तीन कहता है तुमने वो क्यों किया। चांद कहता है क्या मतलब कि मैंने वो क्यों किया, तुम नहीं जानते, मैंने वो तुम्हें और ग्रैंडमा को तानथाइप से बचाने के लिए किया है। तीन कहता है ऐसा मत कहो कि तुम्हें मेरी और ग्रैंडमा की फिक्र है, ये तुमने हमारे लिए किया है, तुमने ये बस अपने लिए किया है। तुम उनसे बदला लेना चाहते हो क्योंकि उसने तुम्हें अपने पार्टी से बाहर निकाल दिया था और तुम मुझे और ग्रैंडमा को एक टूल की तरह यूज कर रहे हो। ये सुनकर चांद को बहुत बुरा लगता है। वो तीन से कहता है क्या तुम्हें मेरी काइंडनेस दिखाई नहीं देती। तीन कहता है क्योंकि तुमने इससे पहले कभी काइंडनेस दिखाई ही नहीं। क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर उस दिन आग पूरे घर पर फैल जाती तो क्या होता। अगर मैं और ग्रैंडमा मर जाते तो तानथाइप को इससे और ज्यादा फायदा होता और चीजें और बिगड़ जाती। चांद कहता है तुम क्या कहना चाहते हो। तीन कहता है तुम जो कुछ भी करो लेकिन अपने इस तरह के ट्रिक्स करना बंद कर दो। चांद कहता है तुम्हें लगता है तुम इसके बिना जीत सकते हो, सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो अपने इस राइटेरियस के तौर पर, अपने इन उसूलों पर अड़े रहकर। मेरी बात सुनो, इस वर्ल्ड में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब अनफेयर सोसाइटी के स्ट्रक्चर की वजह से हैं। इस सोसाइटी का स्ट्रक्चर डिवाइडेड है और इसके अकॉर्डिंग ह्यूमन सेल्फिशनेस पूरी तरह से भरा हुआ है। तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो, क्या तुम कोई हीरो हो जो इन सारी प्रॉब्लम्स को अकेले सॉल्व कर लोगे। ये सोसाइटी का नेचर है, इसलिए हमें इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और इससे बेनिफिट्स लेना चाहिए। ये सुनकर तीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो चांद से कहता है अगर हर कोई तुम्हारी तरह ही सोचने लगा तो इस दुनिया का क्या होगा। चांद कहता है दुनिया की फिक्र करना छोड़ो और पहले अपने बारे में सोचो कि तुम कैसे खुद को और ग्रैंडमा को उन लोगों से प्रोटेक्ट करोगे। अगर तुम्हें मेरा तरीका पसंद नहीं है तो तुम क्या करोगे। मैं जानता हूँ तुम्हारे पास इसका कोई जवाब नहीं है क्योंकि तुम कुछ नहीं कर सकते, और अगर तुम इसी तरह सोचते रहे तो ये सपना देखना छोड़ दो कि तुम किसी को प्रोटेक्ट कर पाओगे या फिर अपने निज को जस्टिस दिला पाओगे। तुम वीक और पावरलेस हो, तुम बस ब्यूटीफुल सपने देख सकते हो जो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते। तीन कुछ नहीं कहता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। चांद और रोज एक साथ बैठे हुए थे। रोज उसे देखकर कहती है ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से ग्रेट लॉयर चांद परेशान है। चांद कहता है तुम बार की ऑनर हो या फिर कोई साइकोलॉजिस्ट हो जो लोगों का चेहरा देखकर समझ जाती हो। जाने दो, हमें ड्रिंक करना चाहिए। फिर वो ड्रिंक बनाने लगता है। रोज कहती है लगता है ये कोई सीरियस बात है, ये उस लड़के तीन से रिलेटेड है। चांद कहता है नहीं। रोज कहती है तुमने तुरंत जवाब दिया है, इसका मतलब ये उसी से रिलेटेड है और इस चेहरे के पीछे भी वही है। क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ किया। चांद उसे बताता है तीन इस बात से नाराज है कि उसने तानथाई का नाम यूज किया है और अब वो मुझसे बहुत ज्यादा नफरत भी करने लगा है और मुझे क्रिटिसाइज भी कर रहा है। रोज कहती है वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकती है, वो एक अच्छा लड़का है और उसकी पूरी फैमिली उसकी ग्रैंडमा है। तुमने ऐसा किया और उसकी ग्रैंडमा को कुछ हो जाता तो वो क्या करता। चांद कहता है लेकिन प्लान तो फेल नहीं हुआ ना, फिर भी वो इतना नाराज क्यों है। रोज कहती है उसके कहने का मतलब है अगली बार अगर तुम ऐसा कुछ करो तो ज्यादा केयरफुल रहना। चांद तुम बहुत लंबे समय से अकेले रह रहे हो इसलिए तुम सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हो।
तुम्हें किसी बात की कोई चिंता नहीं है, लेकिन तिन के पास उसकी ग्रैंड माँ है जिनकी उसे फिक्र है। तुम समझ सकते हो। तुम उस समय को याद करो जब तुम्हारे पास तुम्हारी माँ रहा करती थी। तुम भी तिन के जैसे ही हुआ करते थे। चांद कुछ सोचने लग जाता है और चांद कहता है तुम बहुत पार्शियल हो, तुम उसका साइड क्यों ले रही हो? क्या तुम उसे जानती हो? रोज कहती है नहीं, पर मैं उससे मिलना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि वो किस तरह का मैन है जिसने हमारे ग्रेट लॉयर चांद का दिल जीत लिया है। ये सुनकर चांद साय फील करने लगता है और रोज उसकी तरफ देखकर हंसने लगती है। दूसरी तरफ तिन तोनखाओ की फोटो देख रहा था और चांद की कही हुई बातों के बारे में सोच रहा था। यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।